देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है तो हाँ अच्छा ठीक है। देखो इस क्लास में हम लोग दूसरा चीज पढ़ेंगे। जैसे हम लोग जो सैटरडे वाले क्लास है उसमें तो प्रेफरेंस शेयर पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग कंपनी, ठीक है। बैंकिंग कंपनी चैप्टर का नाम है बैंकिंग कंपनी। 5 मार्क्स का आता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला चैप्टर करेंगे अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो अकाउंट्स ऑफ स्टडी नोट 4 में है अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस कंपनी, ये 3 है जिसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स फॉर बैंकिंग कंपनी। तो बैंकिंग कंपनी से मैक्स टू मैक्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और क्वेश्चन काफी आसान सा आता है यहाँ से। यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले बैंकिंग का लॉ वगैरह थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उतना हार्ड कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन हमें बैंकिंग सेक्टर का पूरा सिस्टम पता होना चाहिए, तभी जाके हमारे लिए ये चैप्टर जो है आसान रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखो अभी तक हम लोगों ने जो भी कंपनी अकाउंट्स, अभी मैंने कंपनी अकाउंट्स तो पूरा नहीं करवाया है, प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन अब प्रेफरेंस शेयर चल रहा है, इशू वगैरह नहीं करवाया, लेकिन 11 12 में तो हम लोगों ने किया है इशू वगैरह। तो कंपनी अकाउंट्स का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मतलब कंपनी अकाउंट्स जो मतलब जो एंटिटी कंपनीज है उनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट है वो कुछ अपने हिसाब से होता है, ठीक है। वो होता है शेड्यूल 3 के हिसाब से। तो बैंकिंग कंपनी क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा तो क्या वो अलग बनेगा? हाँ, बैंकिंग का अलग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, ये तीनों का अलग अलग होगा। इसका मतलब हमें बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट भी पता होने चाहिए। लेकिन बात ये है कि जो हमारा मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो यहाँ पर हमें बैंकिंग कंपनी हो या इंश्योरेंस कंपनी हो, ये सबका हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए नहीं देता है कि इनका जो अपना स्ट्रक्चर है वो हमें याद करना पड़े, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर हमें स्ट्रक्चर याद रहेगा, समझ में आएगा तो पढ़ने में आसानी होगा। बाकी इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा बनाओ ये नहीं बोलता है। वैसे इसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पैटर्न है वो कुछ अलग है। यहाँ पर हम जरा सा दिखाने से ही समझ में आएगा। अभी हम सिखाएंगे कैसे करके हमें याद रखना है। इसका अपना सिस्टम है, ये इस तरह से होता है, कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, डिपॉजिट, बोरोइंग्स, ठीक है। इसका अपना सिस्टम है। तो इस सिस्टम को हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक जो है, बैंकिंग कंपनी, ये कंपनी तो जरूर है। कंपनी का मतलब कौन सा होता है? एंटिटी जो कंपनीज एक्ट के अंडर आती है उसे ही हम लोग कंपनी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर बैंक का क्या है? बैंक का अपना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है जो आरबीआई द्वारा गवर्न होता है, ठीक है। आरबीआई का जो अपना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके हिसाब से सेक्शन 29 में कैसे करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना है उसके बारे में बोला गया है, ठीक है। तो इसीलिए इसका फॉर्मेट अलग होता है। जैसे कोई किसी भी कंपनी का अगर अपना रेगुलेशंस, अपना एक्ट होता है तो उसी के अंडर वो कंपनी काम करेगी। इसीलिए बैंकिंग का अपना रेगुलेशन एक्ट है, इसीलिए बैंकिंग अपने हिसाब से चलता है। वो नॉर्मल कंपनी का जो फॉर्मेट है उसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो ये शेड्यूल 3 के फॉर्मेट के हिसाब से नहीं बनेगा। ये जो स्पेशल स्टैट्यूट है, ठीक है, इसका स्पेशल एक्ट है जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर आता है, तो उसी के अंडर इसका जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो बनेगा, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए कि बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी क्या है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज बैंकिंग एंड बैंकिंग कंपनी। ये क्या होता है, ठीक है। तो आरबीआई बैंकिंग कंपनी को क्या डिफाइन किया है? क्योंकि आरबीआई रेगुलेट करता है, या फिर सीबीआई भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को ही आरबीआई बोला जाता है। आरबीआई का दूसरा नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। वो वाला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, वो जो मतलब हम लोग बैंक के नाम पे जानते हैं वो तो बैंक का नाम है, ठीक है। आरबीआई को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो आरबीआई ने बोला है कि बैंकिंग कंपनी का मतलब होगा एक ऐसा कंपनी, कंपनी मतलब जो कंपनीज एक्ट के अंडर में आती है, ठीक है, लेकिन इसका अपना रूल्स रेगुलेशंस होगा जो कि बैंकिंग का काम करेगी इंडिया में। अगर कोई भी कंपनी बैंकिंग का काम करती है इंडिया में उसे बैंकिंग कंपनी बोलेंगे। और बैंकिंग का काम का मतलब क्या होता है? बैंकिंग
करना मतलब होता है किसी से भी उसका डिपॉजिट अगर हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई भी पब्लिक से अगर हम लोग उसका डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उस डिपॉजिट को हम लोग डिमांड में उसे रिटर्न करेंगे या फिर किसी और तरीके से रिटर्न करेंगे, इसको नॉर्मली बैंकिंग बोला जाता है। ठीक है, तो बैंक का तो पूरा काम वही है ना। बैंक का नॉर्मली काम क्या है? लोगों से डिपॉजिट लेना, फिर उस डिपॉजिट को क्या करता है बैंक, उस डिपॉजिट को इन्वेस्ट करता है दूसरे जगह पे, ठीक है, और अपना अर्निंग करता है। तो अगर हम लोग बैंक में एफडी अकाउंट ओपन करते हैं या फिर हम लोग सेविंग्स या फिर रेकरिंग या फिर करेंट अकाउंट, ये जो भी ओपन करते हैं जिसमें एफडी में हमें इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, सेविंग्स में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल जाता है, तो बैंक हमें इंटरेस्ट देती है। ठीक है, और बैंक जो हमसे पैसा ले रही है, जो अगर मान लो मैंने बैंक में जैसे एफडी किया, अगर मुझे लोन का जरूरत होगा तो भी हम बैंक में जा सकते हैं। तो बैंक मुझे जब लोन देता है वो कहाँ से देता है? बैंक मुझे जो लोन देता है, जो पब्लिक से पैसा लिया हुआ है उसी से वो मुझे लोन देगा। ठीक है, और मुझे हाई इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जिसको लोन दे रहा है उससे इंटरेस्ट हाई चार्ज करता है और एफडी पे इंटरेस्ट उससे कम देता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बैंक का एक अर्निंग हो जाता है। सपोज लोन का इंटरेस्ट है 10%, जहां पर एफडी का इंटरेस्ट है मान लो 6% फॉर एग्जाम्पल, तो ये 4% बैंक का क्या हो गया, अर्निंग हो गया। वो दे तो रहा है 6%, लेकिन जब वो लोन वगैरह दे रहा है तो उस पर हाई इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। इस तरह से बैंक का अपना जो है बैंकिंग सिस्टम चलता है। तो बैंकिंग सिस्टम का मतलब यही होता है कि किसी का डिपॉजिट अगर हम लोग ले रहे हैं तो उसका डिपॉजिट वो किस पैटर्न पे मतलब रख रहा है बैंक के पास, उस हिसाब से बैंक उसे रिटर्न कर सकता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर इंस्टीट्यूट के मैट में लिखा हुआ है, बैंक इज अ कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन लाइसेंस टू एक्सेप्ट डिपॉजिट। ये लाइसेंस कौन देगा? ये लाइसेंस आरबीआई देता है। गुड मॉर्निंग प्रिया। अच्छा, ये देखो बैंक एक कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जिसके पास लाइसेंस है किसका, पैसा डिपॉजिट। कोई भी हम लोग कहीं पर भी जाके क्या अपना पैसा रख देंगे? नहीं, बैंक हमें सेफ लगता है। क्यों? क्योंकि बैंक के पास लाइसेंस है ये काम करने का। तो बैंक के पास लाइसेंस है कि वो पब्लिक का पैसा अपने पास डिपॉजिट रख सकती है एंड एक्ट एज अ सेफ कस्टोडियन। अगर किसी के पास सेविंग्स होता है, हम लोग पैसा कब बैंक में रखेंगे? अगर हमारा जो इनकम होता है उससे हमारा रोजी रोटी चल रहा है लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं हो पा रहा है, अगर ऐसा कंडीशन है तो ऑब्वियसली हम लोग बैंक में पैसा नहीं रख पाएंगे। लेकिन सारा खर्चा पे करने के बाद हमें कुछ बच जाता है, दैट मीन्स अगर हम लोग सेविंग्स कर पाते हैं तभी जाके हम लोग बैंक में पैसा रखेंगे। ठीक है, और बैंक में क्यों रखते हैं? क्योंकि बैंक एक लाइसेंस है बैंक के पास कि वो पब्लिक का डिपॉजिट रख सकता है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस के अंडर वो चलता है। तो ये पब्लिक के लिए एक सेफ कस्टोडियन है कि पब्लिक अपना सेविंग्स को आराम से बिना टेंशन के बैंक के पास जो है रख सकती है। ठीक है, ऑफ द स्पेंडेबल फंड्स। ठीक है, तो ये सेफ कस्टोडियन है स्पेंडेबल फंड्स का, मतलब जो फंड अपना स्पेंड कर रहे हैं उनके लिए, ऑफ इट्स कस्टमर। बैंक आर कंसर्न मेनली विद द फंक्शन ऑफ बैंकिंग, जो मैंने बोला कि बैंक को बैंकिंग करना है तभी वो बैंक कहलाएगा। बैंकिंग का मतलब रिसीविंग, कलेक्टिंग, ट्रांसफरिंग, बाइंग, लेंडिंग, इन्वेस्टिंग, डीलिंग, एक्सचेंजिंग एंड सर्विसिंग, सेफ डिपॉजिट, कस्टोडियनशिप, agency, trusteeship, money and claim to money both domestically and internationally। तो बैंकिंग का मतलब क्या होता है? पैसा लेना, पैसा कलेक्ट करना। ठीक है, जैसे कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है बैंक को, अगर हम लोगों ने कोई एलआईसी वगैरह कर रखा है बैंक के साथ उसे लिंक कर दिया, तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली बैंक से वो पैसा जो है कट होते जाता है। ठीक है, तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तो बैंक से पैसा कट के जहां जाना है वहां चला जाएगा। ठीक है, बैंक से पैसा कलेक्ट हो, बैंक में पैसा कलेक्ट होके आ जाएगा, कलेक्ट करना, ट्रांसफरिंग, बाइंग, लेंडिंग, इन्वेस्टिंग, डीलिंग, हर तरह के ये जो काम होता है इसे बोला जाता है बैंकिंग। ठीक है, तो बैंकिंग काम में जो इन्वॉल्व है, जो कंपनी आरबीआई के पास जिसने लाइसेंस लिया हुआ है कि जो पब्लिक का डिपॉजिट अपने पास रख सकता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं बैंकिंग कंपनी। द प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ ए बैंकर ऑपरेटिंग करेंट अकाउंट। प्रिंसिपल मेन काम क्या है? करेंट अकाउंट खुलवाना, रिसीविंग डिपॉजिट, टेकिंग इन एंड पेइंग आउट नोट्स एंड कॉइन्स एंड मेकिंग लोन्स। ठीक है, लोन्स वगैरह देना, ये सब, तो ये सब बैंकिंग एक्टिविटी में आता है और ये एक्टिविटी जो भी करता है उसे हम लोग बोलते हैं बैंकिंग कंपनी। ठीक है, तो बैंकिंग कंपनी का देखो डेफिनेशन क्या होगा, ये थोड़ा सा लिखवा देते हैं यहाँ पर नोट डाउन कर लो। अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन बी ऑफ द सेट
एक्ट, मतलब जो बैंकिंग कंपनी जिस एक्ट के अंडर आ रही है, बैंकिंग मीन्स, बैंकिंग का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टिंग, मेन जो काम है वो लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो बहुत सारा दिया हुआ है, ठीक है, ये सब सर्विस प्रोवाइड है, बहुत सारा अलग अलग सारा काम को यहाँ पर एक साथ दिया हुआ है, लेकिन मेन काम क्या है, बैंक का जो कोर काम है, किस लिए बैंक बनाया गया था, कि पब्लिक अपना जो सेविंग्स है उसे सेफ कस्टडियन में रख सके, ठीक है। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टिंग। तो पैसा हमसे लेके बैंक अपने पास रख नहीं देती है, तो फिर काम कैसे होगा, मतलब उसका बिजनेस कैसे चलेगा। बैंक को, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसे चलाने के लिए तो उसका एक फ्लो होना चाहिए अर्निंग का। तो बैंक क्या कर रही है, पब्लिक से जो पब्लिक डिपॉजिट दे रही है वो डिपॉजिट को ले रही है और उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दे रही है या फिर किसी को उधार दे रही है, वहां से इंटरेस्ट अर्न कर रही है, ठीक है। तो ये सिस्टम में बैंक का काम चल रहा है, ये ही काम करने के लिए मेनली बैंक को एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और अभी तो बहुत सारा काम होता है बैंक के थ्रू से। अच्छा, अब दीज डिपॉजिट्स, अब ये डिपॉजिट्स कैसे रिटर्न करेगा बैंक, ठीक है। दिस डिपॉजिट्स आर रीपेबल ऑन डिमांड, ठीक है। जब चाहे हम लोग अपना पैसा जो है वो विदड्रॉल कर सकते हैं, इसे बोला जाता है डिपॉजिट्स आर रीपेबल ऑन डिमांड, ठीक है। तो रीपेबल करना पड़ेगा जब भी जो कस्टमर है, जो डिपॉजिटर है, वो चाहेगा तब, या फिर कुछ और भी पैटर्न हो सकता है, और अदरवाइज, ठीक है। अदरवाइज का मतलब अगर कुछ टर्म के लिए डिपॉजिट है, कुछ फिक्स डिपॉजिट वगैरह है, तो उसका एक टर्म पीरियड होता है। क्या उसके पहले हम लोग पैसा नहीं निकाल सकते, निकाल सकते, लेकिन उसमें क्या होता है, लॉस हो जाता है। ऐसा बात नहीं, हम लोग चाहे तो अपना एफडी तोड़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो रिटर्न का बात हुआ था उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो करंट अकाउंट होता है, उससे हम लोग जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं ऑन डिमांड, जब चाहे बैंक से जाके उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। सेविंग्स में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जब चाहे जाके निकाल सकते हैं। तो ये ऑन डिमांड होता है, और ये ऑन डिमांड का जो पावर है ना, ये सिर्फ बैंक के पास है, किसी और इंस्टीट्यूट के पास नहीं है, किसी और तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास ये ऑन डिमांड वाला फैसिलिटी नहीं है। अदरवाइज जो बोला मैंने कि हाँ, एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रखा हुआ है, 2 साल 3 साल, उसके बाद पैसा रिटर्न मिलेगा, ये होता है। ये जो नॉन बैंकिंग कंपनियां हैं वो भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन ये जो ऑन डिमांड रीपेबल सिस्टम है, इसका जो अथॉरिटी है सिर्फ और सिर्फ बैंक के पास है, किसी और के पास नहीं है, कोई एनबीएफसी के पास नहीं है, ठीक है। एनबीएफसी भी लोगों से डिपॉजिट ले सकती है, ठीक है, लोगों को लोन दे सकती है, और डिपॉजिट जो लेती है उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट भी कर सकती है, बट कभी भी ऑन डिमांड वाला जो रीपेबल सिस्टम है वो गवर्न नहीं कर सकती है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ बैंक का ही स्पेशलिटी है कि बैंक ऑन डिमांड डिपॉजिट रख सकता है, कि जब चाहे वो पैसा कस्टमर अपना निकाल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया अदरवाइज, एंड can be withdrawn by, और हम लोग पैसा कैसे निकाल सकते हैं, चेक के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है, ड्राफ्ट के थ्रू निकाल सकते हैं, या फिर किसी और तरीके से। अभी तो ऑनलाइन के थ्रू भी कर सकते, ठीक है। हम लोग अपना पैसा जो है जब जरूरत पड़े वहां से हम लोग अपना पैसा खर्च कर सकते, ठीक है। तो ये देखो, पहले जो होता था, मेन जो मोड होता था, चेक, ड्राफ्ट, या फिर किसी और तरीके से, ठीक है। तो बैंकिंग का मतलब है ये, अगर कोई भी कंपनी, ठीक है, जो बैंकिंग का काम कर रही है, तो बैंकिंग का मेन काम इस यही था कि पब्लिक का डिपॉजिट लो, उस डिपॉजिट को कहीं इन्वेस्ट करो, किसी को मतलब बोरो करने के लिए, मतलब किसी को लेंडिंग कर दो, मतलब लेंड कर दो, मतलब उधार में दे दो, वहां से इंटरेस्ट कमाओ, ठीक है। और जो डिपॉजिट है उसे रीपेबल डिमांड पे भी कोई हो सकता है, या फिर अदरवाइज किसी और तरीके से, अगर लॉन्ग टर्म के लिए किया हुआ है, हम लोगों ने कोई एफडी वगैरह कर रखा है, तो रीपेबल ऑन डिमांड जैसे कि करेंट अकाउंट में होता है। लेकिन ये जो ऑन डिमांड वाला फैसिलिटी है, ये सिर्फ और सिर्फ बैंक के पास है, किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास नहीं है। अब बैंकिंग कंपनी क्या हो गया, अब देखो, ये तो बैंकिंग बैंकिंग कंपनी का मतलब एनी बैंक विच ट्रांजैक्ट्स दिस बिजनेस, इस तरह का बिजनेस, ठीक है, इस तरह का बिजनेस एज स्टेटेड इन सेक्शन
5B, सेक्शन 5B में जो बोला गया है, ठीक है, ये वाला सेक्शन 5B में जिसको बैंकिंग बोला गया है, सेक्शन 5B ऑफ द एक्ट इन इंडिया। ऑब्वियसली ये इंडिया के हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं कि इंडिया में बैंकिंग कंपनी का मतलब क्या है, इज कॉल्ड बैंकिंग कंपनी, ठीक है। तो बैंकिंग कंपनी जो है उसे ही बोलेंगे जो सेक्शन 5B के अंडर बैंकिंग का काम करती है। और बैंकिंग का काम, मेन काम यही होता है, लोगों से पैसा लेना, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देना या फिर किसी को उधार देना, और उसके बाद ये डिपॉजिट्स जो है उसका जो रिफंड है वो रीपेबल है, वो कैसे हो सकता है, ऑन डिमांड या फिर किसी और तरीके से हो सकता है। और जो डिपॉजिटर्स है वो अपने पैसा चेक के थ्रू से, ड्राफ्ट के थ्रू से या किसी और तरीके से विथड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन ऑन डिमांड वाला जो पॉइंट है ये सिर्फ और सिर्फ बैंक के लिए वैलिड है और किसी के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा कि क्या होता है बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी इंडिया के केस में, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि बैंक अपना काम कैसे कर रही है, ठीक है। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे बैंक का बिजनेस का पूरा पैटर्न थोड़ा सा एक छोटा सा फॉर्मेट पे देखेंगे, उसके बाद उसका पूरा डिटेल्स में हम लोग देखेंगे, ताकि हम लोग अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने बोला अलग होता है नॉर्मली, अभी तक तुम लोगों ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखा हुआ है शेड्यूल 3 के हिसाब से वैसा नहीं होता है। तो कैसे करके पढ़ने से याद रहेगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मिडिल में लिखते हैं बैंकिंग। बैंकिंग का काम क्या होता है, ठीक है, बैंकिंग बिजनेस कैसे चलता है। तो सबसे पहले हमें पैसा चाहिए होता है, ठीक है। बिजनेस चलाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा, ठीक है। तो पब्लिक, ठीक है, पब्लिक अगर हमें पैसा डिपॉजिट करती है बैंक में, ऐसे डिपॉजिट हो जाएगा। बैंक क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, ठीक है। तो जहां पर बैंक ओपन हुआ है उस पर्टिकुलर जगह में जितने भी लोग हैं वो अगर अपना सेविंग्स कर पा रहे हैं तो वो बैंक में चाहे तो अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, क्योंकि सेफ है, ठीक है, डिपॉजिट कर सकते हैं। इस तरह से क्या होगा, बहुत लोग जब बैंक में पैसा डिपॉजिट करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बैंक के पास एक ह्यूज अमाउंट जो है वो जमा हो जाता है कैपिटल के तौर पे, ठीक है। इसके अलावा भी बैंक के पास अपना कैपिटल रेज करने का तरीका है, जैसे कि जो भी बैंक शेयर मार्केट में लिस्टेड है वो अपना शेयर इशू कर सकती है। शेयर के थ्रू से भी बैंक अपना कैपिटल जो है वो बना सकती है, क्योंकि बिजनेस कर रही है तो कैपिटल तो होना चाहिए। तो यहाँ पर एक तो पब्लिक डिपॉजिट से कैपिटल बन जाएगा, इसके अलावा बैंक चाहे तो अपना शेयर कैपिटल के थ्रू से कर सकती है, वो भी बताएंगे। अभी फिलहाल एक मतलब छोटा सा इसका बिजनेस पैटर्न बताते कि किस तरह से होगा। तो जहां पर बैंक ओपन हुआ है उस पर्टिकुलर जगह के लोगों ने जब बैंक में पैसा डाला होगा तो बैंक के पास धीरे धीरे एक अच्छा खासा अमाउंट जमा हो जाएगा। फिर बैंक को क्या करना है, उसे कहीं लगा देना है, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना है। अपने पास रखने से तो नहीं होगा ना, अपने पास रख के फायदा क्या है, कहीं इन्वेस्ट होगा, अर्निंग होगा, तभी तो जाके जिन्होंने डिपॉजिट किया है उनको रिटर्न दिया जाएगा। जैसे करेंट अकाउंट का डिपॉजिट ओपन हो सकता है पब्लिक के थ्रू, सेविंग्स का हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट का हो सकता है, ठीक है। तो बैंक अपना पैसा क्या करेगी, दो जगह पे लगा सकती है। एक तो दूसरे लोगों को लोन दे सकती है, मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने सेविंग्स को जमा करने के लिए बैंक में जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए, घर के लिए लोन चाहिए होगा, उनको लोन दे सकता है बैंक। तो बैंक क्या कर सकता है, अपने पास जो पैसा आया उसको लोन के तौर पे लोगों को दे सकता है। तो गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस टू बिजनेस एंटिटीज और पब्लिक। किसी बिजनेस एंटिटीज को भी दे सकता है जो अपने बिजनेस के लिए पैसा यानी लोन लेने आया है, या फिर कोई पब्लिक को भी दे सकता है, किसी को घर खरीदना है, किसी को कुछ और खरीदना है, ठीक है। और या फिर वो अपना पैसे को क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। किसी को लोन वोन नहीं देना है तो इन्वेस्ट भी कर सकता है। इन्वेस्ट का मतलब जैसे कोई बॉन्ड खरीद लिया, ठीक है, कोई मान लो गवर्नमेंट बॉन्ड है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकता है बैंक, म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाता है, शेयर में लगाता है, ठीक है। तो ये सब से भी बैंक का इनकम हो सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है बैंक, ठीक है। तो इस तरह से बैंक अपना जो डिपॉजिट वाला पैसा है वो दो तरह से, मेनली दो तरह से यूज करता है, ठीक है, ये दो तरह से यूज कर सकेगा। अब देखो
ये पब्लिक जिन्होंने पैसा रखा है ये क्या डिमांड करेंगे बैंक से, ये बैंक से डिमांड करेंगे इंटरेस्ट, ठीक है, तो इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। जिस तरह का डिपॉजिट होगा डिपेंड ऑन द नेचर, उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है बैंक के तरफ से, ठीक है। और जिनको लोन वगैरह दे रखा है उनसे बैंक को क्या मिलेगा, इन लोन जिनको दे रखा है और जहां पर इन्वेस्ट कर रखा है उनसे बैंक को क्या मिल सकता है, जिनको लोन दे रखा है उनसे बैंक को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। हाँ, इंटरेस्ट मिलेगा। और जो इन्वेस्ट कर रखा है वहां से बैंक को क्या क्या मिल सकता है, वहां से जैसे अगर शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है पैसा तो डिविडेंड मिल सकता है, शेयर सिक्योरिटीज में। अच्छा, अगर कोई बॉन्ड वगैरह खरीद रखा है तो इंटरेस्ट मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, कोई अगर मान लो कोई कुछ एसेट वगैरह बेच रहा है, कुछ एसेट खरीद लिया था फिर उसको बेच दिया, ठीक है, तो मतलब प्रॉफिट ऑन सेल अगर होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल को अपना बढ़ा सकता है, कैपिटल एप्रिसिएशन हो सकता है, जैसे बिजनेस में नेट प्रॉफिट से कैपिटल एनहांस होता है उसी तरह से किसी भी तरह का प्रॉफिट ऑन सेल अगर होता है, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट खरीदा था बैंक ने, ठीक है, और उसमें क्या हुआ, इंटरेस्ट तो मिल ही रहा था और जब बेचा गया तो उसका दाम ज्यादा था तो उससे प्रॉफिट भी कमा लिया, तो कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू से इस तरह का रिसिप्ट वो बैंक कर सकता है। डिविडेंड होगा अगर शेयर में इन्वेस्ट किया होगा, इंटरेस्ट अगर बॉन्ड वगैरह, और कुछ इन्वेस्टमेंट अगर सेल कर दिया है तो उसमें प्रॉफिट कमाया है तो कैपिटल एप्रिसिएशन के थ्रू से हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये देखो यहाँ पर ये जो है, ठीक है, ये बैंक का क्या है, इनकम है, गिव्स, ये जो रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये एक्चुअली क्या है, बैंक का इनकम। रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड ये भी बैंक का क्या हो गया, इनकम, ठीक है। बैंक इस तरह से इनकम करेगा क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का दो चीज होना चाहिए, क्या इनकम है क्या एक्सपेंस है, तभी तो हमें पता चलेगा प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। तो ये इनकम का मतलब मेन सोर्सेस हो जाता है बैंक के लिए, ठीक है। और जो एक्सपेंस है वो ये है, ठीक है, मेन एक्सपेंस ये है कि जो भी डिपॉजिट वगैरह कर रहे हैं उनको जब हम लोग इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एक्सपेंसेस, ठीक है, ये एक्सपेंसेस हो गया। और यहाँ पर इनकम बता दिया। अब देखो बैंक का लाइबिलिटी क्या है, पब्लिक का पैसा अपने पास रख रहे हैं, सेफ है तभी पब्लिक जाके रख रही है, लेकिन जब जब पब्लिक को रिटर्न करना होगा, चाहे वो टर्म डिपॉजिट बेस पे हो, एफडी हो, या करेंट अकाउंट का डिपॉजिट हो, या फिर सेविंग्स का हो, अगर रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि लोगों का पैसा रखे हैं तो रिटर्न तो करना पड़ेगा। तो ये जो डिपॉजिट है ना, ये जो डिपॉजिट है ये एक्चुअली बैंक के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। क्योंकि बैंक दूसरे का पैसा अपने पास रख रही है तो ये बैंक के लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। तो बैंक का जो मेन बिजनेस है, ये जो मैंने लिखा था ना बैंकिंग बिजनेस जो मैंने बताया, वो मैंने यहाँ पर दिखाया कि बैंकिंग कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसका जो भी और भी छोटा छोटा पॉइंट है वो भी देख लेते हैं कि इसके अलावा क्या होता है। ये तो मैंने मेन मेन चीज बता दिया कि डिपॉजिट ही लाइबिलिटी है, लेकिन क्या डिपॉजिट छोड़ के बैंक का और कोई लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है, ऑब्वियसली बैंक का और भी लाइबिलिटी है, लेकिन क्या क्या है वही हमें देखना है। अच्छा, अब देखो अब हम लोग बैंक का एक्चुअली क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट है उसको मतलब याद करेंगे। किस तरह से हम लोग बैलेंस शीट को याद कर सकते हैं तुम लोग खुद ही बता सकोगे। देखो अभी हम लिख के दिखाते हैं, फिर हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिखाएंगे कैसे होता है। तो ये हो गया बैंक, इसको हम ऐसे यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, बैंक का हम लिखना चाहते हैं कि बैंक का लाइबिलिटी क्या क्या हो सकता है। तो बैंक का सबसे पहले लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, सबसे पहला लाइबिलिटी हो जाएगा कैपिटल, क्योंकि देखो कोई भी बिजनेस में कैपिटल जुगाड़ करना पड़ता है, कैपिटल ही हम लोग का लाइबिलिटी होता है। अगर हम लोग इंडिविजुअल का देख ले उसमें भी हम लोग कैपिटल लिखते हैं, ठीक है, शेयर मतलब कंपनी का देख लो वहां भी शेयर कैपिटल होता है। अगर बैंक शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो वो शेयर कैपिटल के थ्रू से अपना कैपिटल जुगाड़ कर सकती है, जो कि वन टाइप ऑफ लाइबिलिटी होता है। तो शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल कहां से मिलेगा, शेयर होल्डर से, शेयर होल्डर के थ्रू शेयर कैपिटल जो है वो जनरेट कर सकती है, जो कि एक लाइबिलिटी है। हम लाइबिलिटी साइड ही लिख के दिखा रहे हैं। तो ये एक पहला हो गया शेयर कैपिटल। अच्छा, नेक्स्ट
क्या होगा, नेक्स्ट हो जाएगा हम लोगों का डिपॉजिट्स। ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं कि किस तरह से बैंक अपना पैसा जुगाड़ कर सकती है, फिर हो जाएगा डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स कितने तरह का हो सकता है, डिपॉजिट्स जो है वो भी ऑल्सो लाइबिलिटी है। ठीक है, और कितने तरह का बैंक डिपॉजिट रख सकता है अपने पास, अभी मैंने बहुत सारा नाम लिया है, जैसे कि एक सेविंग्स पता ही है। ठीक है, सेविंग्स अकाउंट हम लोग ओपन कर सकते हैं बैंक में अपना डिपॉजिट रखने के लिए, या फिर करेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, करेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। तो इतने तरह का डिपॉजिट हम लोग बैंक में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बैंक का लाइबिलिटी, क्यों, दूसरे का पैसा है, पब्लिक का पैसा है जो बैंक अपने पास रख रही है। ठीक है, और पब्लिक सेफ समझ के रख रही है, और वैसे भी सेफ होता है, इंडिया में बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, सेफ ही होता है, हम लोग रख सकते हैं आराम से। तो ये डिपॉजिट, ये भी लाइबिलिटी हो गया। अच्छा, इसके अलावा और क्या लाइबिलिटी हो सकता है, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, प्रॉफिट का कोई हिस्सा अगर हम लोग रिजर्व और सरप्लस के हिसाब से रख रहे हैं तो ये भी लाइबिलिटी। अच्छा, इसके अलावा और क्या लाइबिलिटी हो सकता है, और अगर बैंक किसी और से लोन ले रही है, बैंक को भी लोन लेने का जरूरत पड़ सकता है, ऐसा नहीं कि बैंक को लोन लेने का जरूरत नहीं है, अगर बैंक को कभी पैसा उधार लेने का जरूरत होता है तो बैंक ले सकता है, तो वो भी लाइबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या हेडिंग दिया गया है, बोरोइंग्स। ठीक है, इसको बोरोइंग्स बोला गया। अब बैंक किससे बोरो कर सकता है, तो इसका कुछ नाम हम लोग लिख सकते हैं, बैंक जैसे आरबीआई से बोरो कर सकता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास से पैसा बोरो कर सकता है, किसी और बैंक से भी चाहे तो वो उधार ले सकता है। ठीक है, या फिर कोई अलग अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अगर है तो वहां से भी ले सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखो हम लोग लाइन बाय लाइन ही चल रहे हैं, आराम से याद हो जाएगा। अगर शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो शेयर होल्डर फंड। ठीक है, और पब्लिक से जो डिपॉजिट ले रहा है, क्योंकि ये तो बैंक का मेन काम है, डिपॉजिट ले रहा है जो कि एक लाइबिलिटी होता है, तो ये डिपॉजिट, ये भी लाइबिलिटी। अच्छा, अब प्रॉफिट कमाएगा तो रिजर्व सरप्लस बनाएगा, तो वो भी लाइबिलिटी होता है। ठीक है, और अगर किसी और से पैसा ले रहा है किसी वजह से, तो बोरोइंग कर रहा है, तो वो भी लाइबिलिटी हो सकता है। तो ये और एक लाइबिलिटी। और क्या हो सकता है, और एक लाइबिलिटी हो सकता है अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस बोल के। अदर लाइबिलिटीज अगर कुछ है एंड प्रोविजन, ये इस तरह से इसीलिए मैंने बोला क्योंकि यही पॉइंट जो है हमें मिल जाएगा। ठीक है, मतलब यही पॉइंट याद रखना है। ये देखो हम एक बार दिखाते हैं, ये देखो एक बार दिखाते हैं तो समझ में आएगा। ये देखो, कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, डिपॉजिट, बोरिंग, अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन, जस्ट ऐसे ही मैंने समझाया। इसका शॉर्टकट भी हम बोल देंगे, याद रह जाएगा, लेकिन नाम पॉइंट याद होना चाहिए समझ के क्यों ये लाइबिलिटी हो रहा है। ठीक है, तो ये इस वजह से लाइबिलिटी, शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो शेयर कैपिटल के थ्रू से लाइबिलिटी यानी कैपिटल जुगाड़ कर सकता है। डिपॉजिट तो ये मेन काम है, डिपॉजिट लेना। रिजर्व सरप्लस जो क्रिएट करेगा प्रॉफिट से। बोरोइंग्स अगर करना पड़ रहा है तो वो भी वन टाइप ऑफ लाइबिलिटी। इसके अलावा अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया बैंक का पूरा लाइबिलिटी साइड। ठीक है, अच्छा अब हम लोग एसेट साइड देखते हैं। अच्छा, एसेट साइड में बैंक का क्या क्या आ जाएगा। यहाँ पर बैंक ही लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एसेट साइड। बैंक के पास क्या क्या एसेट हो सकता है, तो देखो बैंक है तो उसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होगा यानी फिक्स्ड एसेट, वो तो बैंक का एक एसेट होगा ही होगा। ठीक है, किसी भी तरह का फिक्स्ड एसेट, जैसे कि फर्नीचर है। ठीक है, कुछ कंप्यूटर वगैरह है, जो भी बैंक के यहाँ पर जो भी फिक्स्ड एसेट है, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, वो तो चाहिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, तो फिक्स्ड एसेट हो जाएगा बैंक के एसेट के अंदर। इसके अलावा और क्या एसेट होगा बैंक का, अगर बैंक ने
किस एडवांसेस दिया है, क्योंकि बैंक का काम क्या है, लोगों से डिपॉजिट लो और फिर उस डिपॉजिट को ये दो तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। ये दोनों ही देखो एसेट है, इन्वेस्ट कर रहे कहीं पर पैसा तो ये इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, और किसी को लोन दे रहा है तो वो हमारे लिए एसेट है, ठीक है। लोन दे रहा है, चाहे वो कोई बिजनेस एंटिटी को दे सकते हैं, चाहे वो किसी पब्लिक को, इंडिविजुअल को दे सकते हैं। तो एडवांसेस जो कि सबसे बड़ा एसेट होता है बैंक के केस में, ठीक है। तो एडवांसेस कितने तरह का बैंक कर सकता है, बैंक किसी को टर्म लोन दे सकता है, ठीक है, टर्म लोन दे सकता है। अब टर्म लोन कब दिया जाता है, टर्म लोन नॉर्मली थोड़ा ह्यूज अमाउंट का होता है। ह्यूज अमाउंट का मतलब अगर किसी को फिक्स्ड एसेट खरीदना है, मतलब फिक्स्ड एसेट जैसे कोई बड़ा सा प्लांट मशीनरी खरीदना है, कोई फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री लगवाना है, तो उस केस में जो लोन दिया जाता है उसको बोला जाता है टर्म लोन। वो कोई छोटा मोटा लोन नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे फैक्ट्री किसी को लगवाना है तो उसके लिए पैसा चाहिए तो लोन ले रहा है तो वो टर्म लोन होता है नॉर्मली, ठीक है। कोई प्लांट मशीनरी लगाना है, फैक्ट्री में कोई मशीनरी लगवाना है, ठीक है, कोई प्लांट लगवाना है, तो ये सब जो महंगा महंगा चीज होता है उसके लिए जो लोन दिया जाता है दैट इज टर्म लोन, ठीक है। इसके अलावा और किस तरह से एडवांस कर सकता है बैंक, कैश क्रेडिट दे सकता है, कैश क्रेडिट लिमिट, इसको बोला जाता है सीसी लिमिट, ठीक है। कैश क्रेडिट लिमिट, कैश क्रेडिट लिमिट में क्या होता है, देखो कैश क्रेडिट लिमिट क्या होता है, हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है बिजनेस करने के लिए। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए जिस पैसे का जरूरत होता है उसे हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को अगर हम लोग डिफाइन करें तो वो कुछ इस तरह से होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट मतलब जो लिक्विड पैसा हमारे पास है, करंट एसेट, ठीक है, उससे अगर हम लोग करंट लाइबिलिटी पे कर देते हैं तो जो बचता है उसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो अगर हमें वर्किंग कैपिटल का नीड है जो हमारे पास से फुलफिल नहीं हो रहा है तो हम लोग बैंक से मतलब लोन के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन उस लोन का नाम कुछ अलग होता है, दैट इज कैश क्रेडिट लिमिट होता है, ठीक है। ये किस लिए दिया जाता है, फॉर द for the purpose of working capital। वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करने के लिए बैंक जिस तरह का लोन देता है उसे कैश क्रेडिट लिमिट बोलते हैं। और इसमें एक बेनिफिट भी होता है, सपोज हम लोगों ने 5 लाख का कैश क्रेडिट लिया हुआ है, ठीक है, 5 लाख का कैश क्रेडिट लिया हुआ है, लेकिन अभी हम लोग वहां से सिर्फ 2 लाख ही यूज कर रहे हैं, तो जो इंटरेस्ट है वो 2 लाख पे बनेगा। जो 3 लाख जो हम लोगों ने यूज नहीं किया इस पे किसी भी तरह का इंटरेस्ट का जरूरत नहीं होता है। जितना जितना फंड यूज करेंगे उतने फंड पे हमें इंटरेस्ट भरना पड़ता है, ठीक है। ये कैश क्रेडिट लिमिट का सिस्टम होता है। अच्छा, इसके अलावा और किस तरह का एडवांस हो सकता है, देखो इसके अलावा और जो एडवांस होता है ये तुम लोग को पता ही है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अगर बैंक के साथ बहुत ज्यादा किसी बिजनेसमैन का ट्रांजैक्शन होता है तो बैंक उसे इंस्टेंट लोन दे देता है, ठीक है। मतलब उसके अकाउंट में उतना पैसा नहीं है लेकिन विड्रॉल पे उसे उतना पैसा मिल गया, 10,000 सपोज हम बोल रहे हैं, 10 नहीं मान लो 1 लाख चाहिए, ठीक है। लेकिन बैंक के पास 90, बैंक में 90,000 ही डिपॉजिट है, लेकिन अगर अच्छा रिलेशन है तो 1 लाख विड्रॉल कर सकता है, मतलब 10,000 ओवरड्राफ्ट जो है वो मिल जाता है। इंस्टेंट लोन होता है इसे, ये वन टाइप ऑफ इंस्टेंट लोन है। तो वही एडवांसेस, तो इससे भी इंटरेस्ट कमा सकता है। तो कैश क्रेडिट लिमिट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। अच्छा, और क्या होता है, और भी एक तरह का एडवांस हो सकता है, दैट इज डिमांड लोन। डिमांड लोन भी होता है, ये भी, ये कैसा होता है डिमांड लोन, मतलब जब बैंक बोलेगा कि लोन का पैसा रीपे करो तभी करना पड़ेगा, इसीलिए नाम है डिमांड लोन, ठीक है। रीपेड, रीपेड ऑन इंस्टेंट डिमांड, ठीक है। जब बैंक बोलेगा, डिमांड करेगा तभी रीपे कर देना है, रीपेड ऑन इंस्टेंट डिमांड, उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड लोन। अच्छा, और एक तरह का भी एडवांस हो सकता है, दैट इज बिल्स डिस्काउंटेड।
अब ये कैसे एडवांस हुआ? बिल्स डिस्काउंटेड, तुम लोग ग्रुप 1 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़े हो, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? मेनली तीन तरह से हम लोग अपना बिल्स को रख सकते हैं। एक तो हम लोग जब तक मैच्योरिटी डेट नहीं आ रहा तब तक वेट कर सकते हैं, पेमेंट मिल गया हो गया। और एक कर सकते हैं बैंक पे अपना बिल रख सकते हैं कि बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया मेरे बिहाफ में आप इस बिल को कलेक्ट कर लेना, दैट इज बिल सेंट फॉर कलेक्शन। और एक होता है एंडोर्समेंट, होता है वो क्रेडिटर के थ्रू से। ये चार तरह का होता है। और एक होता है बिल्स डिस्काउंटेड। बिल्स डिस्काउंटेड में क्या होता है? अगर हमें पैसे का जरूरत है तो हम लोगों ने बिल तो ड्रॉ कर लिया, लेकिन 3 मंथ्स बाद जो ड्रॉई है, मतलब जो पेयर है, वो पैसा पे करेगा। लेकिन अभी मुझे पैसे का जरूरत हो गया तो हम उस बिल को ले जाके बैंक में दे सकते हैं। मान लो मेरा एक 10,000 का बिल है, हम मुझे ये पैसा आफ्टर 3 मंथ्स मिलने वाला है, बट हम वेट नहीं कर सकते, मुझे पैसे का जरूरत है, तो हम बैंक में जाके उस बिल को अगर दे देंगे तो बैंक मेरे से वो बिल ले लेगा और मुझे इसके बिहाफ में पैसा दे देगा, लेकिन 10,000 नहीं देगा। तो इससे बैंक का क्या फायदा? बैंक तो देगा नहीं मुझे 10,000। बैंक मेरे से कुछ पैसा जो है वो डिडक्ट करके देगा। सपोज बैंक ने मुझे 9,500 दे दिया इंस्टेंट, मुझे मेरा पैसा मिल गया, लेकिन बैंक को पैसा कब मिलेगा? वो तो 3 मंथ्स बाद ही मिलेगा। तो ये भी तो वन टाइप ऑफ क्या हो गया? एडवांस हो गया ना। बैंक ने मुझे 9,500 दे दिया एडवांस के तौर पे, क्योंकि बैंक को तो वो पैसा मिला ही नहीं है। बैंक को कब मिलेगा? जब मैच्योरिटी डेट आएगा। और अगर बाई चांस अगर वो डिसऑनर हो जाता है तो फिर बैंक किसको बोलेगा? वो अलग बात है, बैंक का लॉस होगा नहीं, बैंक अपना लॉस नहीं करना चाहेगा। अगर डिसऑनर हो जाता है तो भी वो जो बिल मतलब डिपॉजिट करने आया था उसी को बोलेगा, ड्रॉयर को ही बोलेगा कि आपका पार्टी डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट कर गया है, ठीक है। तो फिर वो पैसा जो जिसने बिल्स रिसीवेबल डिपॉजिट किया था उसी को देना पड़ेगा बैंक को, वो बात अलग है। लेकिन अगर मान लो सब सही सही होता है तो बिल डिस्काउंटेड जब बैंक करवाता है वो भी वन टाइप ऑफ क्या है? एडवांस है। उस बिल के अगेंस्ट में बिल रख के चले गए, उसके अगेंस्ट में पैसा मिल गया, ठीक है। अब जब मैच्योरिटी डेट पे पैसा मिलेगा तो बैंक को 10,000 मिल जाएगा, ठीक है। तो 10,000 मिल गया, इसका मतलब बैंक ने इससे 500 रुपए कमा लिए, ठीक है, इंटरेस्ट के तौर पे है। हो गया ना, लोन का इंटरेस्ट के तरह। जैसे अगर हम लोग बैंक से लोन ले रहे हैं तो बैंक हमसे इंटरेस्ट लेती है, तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट हो गया 500 रुपया। 10,000 का चीज मैंने दिया लेकिन मैंने 9,500 लिया, तो 500 कम क्यों लिया? इंटरेस्ट, क्योंकि ये बैंक के लिए क्या है? वन टाइप ऑफ एडवांस, यानी लोन जैसा ही है। तो बिल डिस्काउंटेड का काम भी क्या होता है? एडवांसेस में ही आता है। तो ये भी वन टाइप ऑफ लोन है। तो कितने तरह का लोन हो गया? टर्म लोन, कैश क्रेडिट लिमिट, जो कि वर्किंग कैपिटल के लिए होता है, ठीक है। और इसका एक बेनिफिट जो है, जितना यूज करेंगे उतने पे ही हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। टर्म लोन जो है, फिक्स्ड एसेट वगैरह खरीदने से नॉर्मली लोग टर्म लोन के मतलब टर्म लोन करते हैं, ठीक है, टर्म लोन लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, इंस्टेंट हमें लोन मिल जाता है। डिमांड लोन, जब बोलेगा बैंक तभी रीपे करना पड़ेगा। और ये हो गया बिल डिस्काउंटेड, ठीक है। तो अभी तक दो तरह का एसेट देखा हम लोगों ने, एक फिक्स्ड एसेट और एक एडवांसेस। जिसमें एडवांसेस के बारे में तो मैंने पहले ही बताया था, ये तो बैंक का वैसे कोर जो बिजनेस है उसी में आता है, ठीक है। और फिक्स्ड एसेट तो होगा ही, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का फिक्स्ड एसेट तो होगा, ये तो नॉर्मल बात है। अच्छा, इसके अलावा और एक पॉइंट जो लिखवाया मैंने, दैट इज इन्वेस्टमेंट। बैंक अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, तो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेगा? जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, इक्विटी शेयर में, इक्विटी शेयर्स में। अच्छा, और म्यूचुअल फंड में भी करता है, म्यूचुअल फंड। अच्छा, और कहाँ कर सकता है? बॉन्ड में कर सकता है, ठीक है। इस तरह के चीजों में बैंक अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन एक चीज हमें याद रखना चाहिए, बैंक जो है वो मेनली जो लिक्विड इन्वेस्टमेंट है उस पे ज्यादा प्रेफर करता है, ठीक है। लिक्विड नेचर का जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उस पे ज्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि बैंक ये सब मतलब ज्यादा सेफ जगह पे रखना चाहता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा कहीं पर वो मतलब फिक्स नहीं करना चाहता है कि बहुत दिनों के लिए कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं। जो भी लिक्विड नेचर का होगा, मतलब एक तो टाइम कम लगेगा और कैश जल्दी जल्दी देगा, इस तरह की जगह पे बैंक अपना जो पैसा है वो मतलब नॉर्मली प्रेफर करता है कि इस तरह की जगह पे बैंक अपना पैसा इन्वेस्ट करे, ठीक है। प्रॉपर्टी में भी कर सकता है बैंक अपना पैसा, प्रॉपर्टी ये भी एक लिख सकते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी में भी बैंक अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है किसी भी तरह का। लेकिन प्रेफरेबल क्या होगा वो भी लिख देते हैं। प्रेफरेबल क्या होता है देखो, बट प्रेफरेबल इन लिक्विड नेचर इन्वेस्टमेंट,
एंड नॉट फॉर लॉन्ग टर्म, ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि बैंक को तो पैसा चाहिए ना, तभी तो जाके वो ये सब ये जो डिपॉजिट, ये जो लाइबिलिटी कर रखा है डिपॉजिट वाले को जो इंटरेस्ट वगैरह देना है, कैसे देगा? तो बैंक के पास हमेशा लिक्विड कैश होना बहुत जरूरी है। इसीलिए बैंक लिक्विड नेचर में ही ज्यादा इन्वेस्ट करना मतलब उसके लिए ज्यादा अच्छा होता है। वो ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए या फिर जो लिक्विड नेचर का नहीं है उतना, उस पर इन्वेस्ट करना प्रेफरेबल नहीं समझता है। ठीक है, तो इस तरह के जगह पे बैंक इन्वेस्ट करेगा। अच्छा, इसके अलावा बैंक का और क्या एसेट हो सकता है? इसके अलावा हो सकता है बैंक ने अगर अपना डिपॉजिट्स रखा है, डिपॉजिट्स विथ आरबीआई। हाँ, बैंक आरबीआई में अपना डिपॉजिट रख सकता है। ठीक है, जैसे बैंक आरबीआई से चाहे तो बोरोइंग कर सकता है, उसी तरह से अपना डिपॉजिट को चाहे तो आरबीआई के पास रख सकता है। तो अगर बैंक अपना डिपॉजिट आरबीआई के पास रख रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वो बैंक के लिए एसेट हो जाएगा। ठीक है, हमें नेचर समझना पड़ेगा तो हम लोग क्लियरली समझ जाएंगे। आरबीआई के पास अपना पैसा रख रहे हैं, जैसे पब्लिक बैंक के पास पैसा रख रहा है, तो वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है, लेकिन हमारे लिए नहीं है, पब्लिक के लिए नहीं है। उसी तरह से बैंक अपना पैसा आरबीआई में रखेगा तो डिपॉजिट विद आरबीआई जो है वो बैंक के लिए एसेट हो जाएगा। ठीक है और दूसरे बैंक में भी अपना डिपॉजिट रख सकता है, जैसे दूसरे बैंक से लोन ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस विथ अदर बैंक। ठीक है, कोई दूसरे बैंक में अगर अपना बैलेंस को डिपॉजिट रखता है, ठीक है, आरबीआई की तरह, तो वो भी बैंक के लिए क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा कैश इन हैंड, ये तो होना ही चाहिए बैंक के पास। कैश इन हैंड, इसको ऐसे लिख देते हैं, कैश इन हैंड जो लिक्विड है। ठीक है, कैश इन हैंड वो भी बैंक के लिए एसेट हो जाएगा। इसके अलावा कोई एसेट होगा तो उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, अदर एसेट्स। ठीक है, तो ये देखो, ये इससे हम लोग पूरा एक्चुअली बैलेंस शीट जो है वो अपना समझ चुके हैं। देखो बैलेंस शीट जो है वो इसी पैटर्न पे ही बना हुआ होगा। तो एक बार फिर से याद दिला देते हैं। देखो लाइबिलिटी में क्या क्या होगा, अगर शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो शेयर कैपिटल, डिपॉजिट पब्लिक से जो ले रहा है, जो उसका मेन काम है, उससे रिजर्व सरप्लस क्रिएट होगा, प्रॉफिट कमाएगा तो रिजर्व सरप्लस इज ऑल्सो लाइबिलिटी। किसी तरह का बोरोइंग कर रखा है, चाहे वो आरबीआई से हो, चाहे वो कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से हो, कोई अदर बैंक से हो, तो बोरोइंग। और इसके अलावा और कुछ अगर लाइबिलिटी होता है, दैट इज अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजंस। ठीक है, और एसेट में क्या होगा? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका फिक्स्ड एसेट तो होगा ही। तो बैंक का फिक्स्ड एसेट बैंक में जाने से ही देख पाओगे कितने सारे बैंक में फिक्स्ड एसेट होते हैं, इतने सारे लैपटॉप, कंप्यूटर, ठीक है, पूरा बिल्डिंग जो है वो, ठीक है, अगर ओन है तो वो फिक्स्ड एसेट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा फर्नीचर वगैरह जो भी लगे हुए हैं वो सारे फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, और बैंक का मेन काम क्या होता है? लोगों को लोन वगैरह देना, इतने टाइप का लोन वगैरह वो दे सकता है, अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, और हाथ में कुछ लिक्विड कैश चाहिए तो कैश इन हैंड, ये करंट एसेट में आ गया। अच्छा, डिपॉजिट्स जो है वो किसी और को डिपॉजिट रख सकता है, किसी और बैंक में, आरबीआई में रख सकता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई अगर एसेट है, दैट इज अदर एसेट। और इसी पे हमारा पूरा जो ये क्या बोलते हैं उसे, जो फॉर्मेट है हम बैलेंस शीट का, वो बन जाएगा। तो देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट अभी हम लिख के दिखाते हैं, लिखना इसीलिए जरूरी है ताकि याद रह जाए। ठीक है, तो हम लिख के दिखाते हैं, देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे बनेगा। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो सेक्शन 29 के हिसाब से बनेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बैलेंस शीट फॉर्मेट। न्यू रिवाइज्ड फॉर्मेट। ठीक है, मतलब पहले कुछ और था, थोड़ा सा रिवाइज्ड हुआ है, तो हम लोग नया वाला ही सीख रहे हैं, न्यू रिवाइज्ड फॉर्मेट। अच्छा, सेक्शन 29 फॉर्म ए। ठीक है, न्यू रिवाइज्ड फॉर्मेट ही हम लोग सीख रहे हैं, थर्ड शेड्यूल सेक्शन 29 का फॉर्म ए के हिसाब से। ये देखो यहाँ पर फॉर्म ए लिखा हुआ है, ये देखो सेक्शन 29 के हिसाब से, थर्ड शेड्यूल सेक्शन 29 के हिसाब से ये फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं
यहाँ पर हम फॉर्मेट जो है बनाना स्टार्ट करें, इसके पहले मैंने यहाँ पर लिखा कि किस फॉर्मेट में ये बन रहा है। सेक्शन 29 के हिसाब से बन रहा है, रिवाइज्ड फॉर्मेट के हिसाब से बन रहा है, जो कि थर्ड शेड्यूल फॉर्म ए के हिसाब से होगा। अच्छा, अब हम लोग ऐसे लिखेंगे जैसे हम लोग लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन, उसी तरह से बैलेंस शीट ऑफ जो भी बैंक का नाम होगा, ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ जो भी बैंक का नाम होगा, यहाँ पर लिख देते हैं नेम ऑफ बैंकिंग कंपनी। यहाँ पर बैंकिंग कंपनी जिसका हम लोग बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पर देना चाहिए, नेम ऑफ बैंकिंग कंपनी। तो बैलेंस शीट ऑफ डैश यानी नेम ऑफ बैंकिंग कंपनी हो जाएगा। फिर यहाँ पर बैलेंस शीट एज ऑन, यहाँ पर भी सेम उसी तरह से लिखेंगे जैसे हम लोग नॉर्मली लिखते हैं। 31 मार्च को बैंक का बैलेंस शीट बनता है, ठीक है, अप्रैल टू मार्च जो होता है 31 मार्च, और यहाँ पर डॉट 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 मतलब ईयर, जो ईयर होगा यहाँ पर लिख देते हैं, ईयर लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर 3 कॉलम, यहाँ एक बड़ा सा कॉलम रहेगा, यहाँ पर शेड्यूल नंबर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर एज ऑन 31 मार्च डॉट डॉट, और यहाँ पर एक एज ऑन 31 मार्च डॉट डॉट। ये मैंने 2 कॉलम क्यों बनाया, नॉर्मली अगर कोई भी देखोगे तुम लोग कि अगर दिया हुआ है फॉर्मेट, चाहे वो किसी भी टाइप का कंपनी का क्यों ना हो, तो उसमें करंट ईयर प्रीवियस ईयर दिया हुआ रहता है। ये फॉर्मेट में होता है तभी मैंने दिया कि प्रीवियस ईयर का क्या है, करंट ईयर का क्या है। नॉर्मली हमें तो करंट ईयर का ही दिया रहेगा क्वेश्चन में। वैसे तुम लोग को ये सब बनाने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। ये सब जो शेड्यूल वगैरह हम लोग कर रहे हैं, जो फॉर्मेट वगैरह सीख रहे हैं, फॉर्मेट के ऊपर कोई क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा कि पूरा बैलेंस शीट ही बना के बता दो, क्योंकि 5 मार्क्स का है, ऐसा कभी नहीं आया है, आएगा भी नहीं। लेकिन मैट में एक क्वेश्चन है, अगर तो हम लोग कर लेंगे, शायद एक क्वेश्चन है मुझे जितना याद आ रहा है। लेकिन फॉर्मेट इसीलिए पता होना चाहिए कि इससे अगर छोटा छोटा क्वेश्चन पूछे तो हमें आना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो एडजस्टमेंट होता है ना, जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट्स में करते हैं कि डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करते हैं, पीवीटीडी का एडजस्टमेंट करते हैं, उस तरह का एडजस्टमेंट का मैथमेटिकल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फॉर्मेट बनाने कभी नहीं दिया है, कभी देगा भी नहीं, ठीक है, 5 मार्क्स के लिए, लेकिन पता होना चाहिए, दैट्स वाई, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर शेड्यूल। सबसे पहला जो आ जाएगा नाम, ये देखो, ये हो जाएगा कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। जैसे कंपनी में कैपिटल लाइबिलिटी नहीं लिखते, लिखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, बट यहाँ पर वो नहीं चलेगा, यहाँ पर होगा कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। अब इसके अंदर जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा, हम लोग आगे पीछे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये जिस एक्ट के अंदर बना हुआ है सेक्शन 29 के हिसाब से 1 2 3 4 5, ये हम लोग अपने मन से चेंज नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा। तो 1 में कैपिटल है तो 1 में कैपिटल ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा कैपिटल, ठीक है, उसके बाद आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद आएगा डिपॉजिट्स, उसके बाद आएगा बोरोइंग्स, और एकदम लास्ट में आ जाएगा अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। तो अगर देखोगे मैंने यहाँ पर जो लिखवाया था ना वही सब लिखा है, देखो शेयर कैपिटल, वहां पर सिर्फ कैपिटल नाम लिख रहा है, ठीक है, कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, फिर डिपॉजिट, फिर बोरोइंग्स, ठीक है, फिर अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, इसी चीज को मैंने लिखवाया। तो नाम तो बिल्कुल याद रहेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर समझा के बोला है किस तरह से होगा, ठीक है। लेकिन ये जो पैटर्न है, मतलब किसके बाद कौन सा आएगा वो भी याद रह जाएगा। अभी बताते कैसे याद होगा, पहले शेड्यूल नंबर लिख लेते, कैपिटल 1, रिजर्व सरप्लस 2, डिपॉजिट 3, बोरोइंग 4, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन 5, ठीक है। ये लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर लिखेंगे टोटल, ठीक है। तो ये देखो, इसको शॉर्टकट में हम लोग याद रख सकते हैं, ये देखो CRDBO, ठीक है। तो हम लोग जब सीखे थे तो हम लोग तो इसको ऐसे याद रखते थे, तुम लोग भी चाहो तो याद रख सकते हो कि कैन रामू धोबी बाई ऑरेंजेस, या
ऑनियन, ओ से कुछ भी ले लो, ठीक है, या फिर अपने हिसाब से कुछ बना लो ताकि याद रख सको, शॉर्टकट जो होता है। तो जो मैंने बोला वो भी याद रख सकते हो, कैन रामू धोबी बाई ऑनियन, ठीक है, या फिर ऑरेंज, कुछ भी, ठीक है, ओ से कुछ भी। तो अगर ये जो मैंने अभी बोला वो याद रखोगे तो ये शेड्यूल जो है ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैन, सी से कैपिटल। अब देखो, ये जो मैंने बोला कैन रामू धोबी, ये वाला जो बोला ये तो तुम लोग को याद रह ही जाएगा, ठीक है, लिख लो कैन रामू धोबी बाई ऑरेंज, ठीक है, या फिर बाई ऑनियंस। तो ये तुम लोग याद रख लो। तो सी फॉर क्या होगा, कैपिटल। आर फॉर रिजर्व एंड सरप्लस। अब ये कैसे याद रहेगा, उसके लिए तो मैंने ये समझा रखा है ना कि सी फॉर कैपिटल होगा तो लाइबिलिटी साइड है तो क्या क्या आएगा, नाम तो याद है, शेड्यूल हिसाब से नहीं अरेंज कर सक रहे, कोई बात नहीं, इसको याद रखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया कैपिटल और लाइबिलिटी साइड, ठीक है। अब हम लोग एसेट साइड करेंगे, तो देखो एसेट साइड कैसे होगा। एसेट साइड में क्या हो जाएगा, एसेट साइड में आ जाएगा हमारा सबसे पहले कैश, जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा, इसको भी बोल देंगे कैसे याद रखना है। कैश एंड बैलेंस विथ, यहाँ पर शेड्यूल होगा, शेड्यूल का जगह बना लेते हैं यहाँ पर, एज ऑन 31 मार्च डॉट डॉट, एज ऑन 31 मार्च डॉट डॉट, एक करेंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर। तो हमेशा करेंट ईयर आगे रहता है, उसके बाद ही प्रीवियस ईयर आता है। तो कैश एंड बैलेंस विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये शेड्यूल नंबर 6 में आएगा। ये देखो 5 खत्म हुआ, उसके बाद 6 आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बैलेंस विथ बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ठीक है। अगर ये मैंने पूरा नाम लिख दिया जो कि पूरा नाम होता है, अगर याद नहीं रख पाते हैं उतना, वैसे जरूरत नहीं होगा तुम लोग को, फिर भी अगर याद करना ही चाहते हो तो देखो, कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, बैलेंस विद अदर बैंक, वो भी लिखने से होगा, ये पूरा नाम लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन जो फॉर्मेट होता है उसके हिसाब से लिख दिया मैंने। नेक्स्ट हो जाएगा एसेट में, अभी तो हम लोगों ने दो ही एसेट लिखा, एक अगर आरबीआई में बैंक पैसा रख रहा है, दूसरे किसी बैंक में रख रहा है, इसके अलावा जो मेन है इन्वेस्टमेंट, 8 नंबर, ठीक है। एडवांसेस 9 नंबर पे आएगा। अच्छा, फिक्स्ड एसेट 10 नंबर पे आएगा। अदर एसेट 11 नंबर पे आएगा, ठीक है। बस 11 ही होता है, ये देखो 11, 12 लिखवाएंगे अभी, मतलब ये 12 जो है ये आउट ऑफ बैलेंस शीट, मतलब फुट नोट की तरह आ रहा है यहाँ पर, ये पहले टोटल हो जाएगा, उसके बाद ये नीचे आएगा जो 11 12 का पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी 11 तक यहाँ पर आएगा, 12 नीचे आ जाएगा। हाँ, 12 नीचे आ जाएगा, ठीक है, वो कंटीजेंट है, तो 11 तक यहाँ पर आएगा, तो ये टोटल हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं टोटल, ठीक है, ये टोटल हो गया। अच्छा, और ये लास्ट पॉइंट जो आएगा दैट इज कंटिंजेंट लाइबिलिटीज बिल्स फॉर कलेक्शन, ये जो है ये 12 नंबर पॉइंट पे आएगा, ठीक है, ये 12 नंबर पॉइंट पे आ गया। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, उसी तरह से कुछ हम लोग देखेंगे, जैसे देखो ये सी हो रहा है, ये पॉइंट का पहले सी, इसका बी हो गया, ये पूरे पॉइंट का फर्स्ट बी, आई, और यहाँ पर एफ ओ, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखते थे, तो इसको हम लोग ऐसे याद रखते थे, सीबीआई, सीबीआई होता है ना, ठीक है। सीबीआई, ये देखो पहला वाला तुम लोग को खुद ही याद रह जाएगा, सीबीआई
इसको मतलब क्या बोले, हम लोग तो ऐसे ही याद रखते थे, लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए। जो भी हो, सीबीआई ये फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, अगर इस तरह से याद रखो तो हो जाता है। मतलब हम लोग तो ऐसे ही सीखे थे, तो तुम लोग अपने हिसाब से कुछ और लगा सकते हो, लेकिन ये जस्ट मैंने ऐसे ही बोला। तो यही है, सीबीआई फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, या कुछ और लिख लो एफ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह से याद रख सकते हो ताकि लाइन बाय लाइन याद रह जाएगा। इसको इस तरह से सीबीआई एफओ ऐसे भी याद रख सकते हो। सीबीआई तो आराम से याद रह जाएगा, और ये एफओ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और देखो कितने आसान तरीके से याद भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हम लोग का बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हम लोग देखो इसके बाद क्या करना है। अच्छा, एक सेकेंड, नेक्स्ट हम लोग अब हम लोग पीएल, जो बैंक का पीएल होता है यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें क्या क्या पॉइंट आएगा उसको याद रखेंगे। देखो उसको कैसे हम लोग याद रख सकते हैं। तो बैंक का मेन इनकम क्या होता है, अभी तक तो हम लोगों ने देखा। बैंक का मेन इनकम क्या होता है, ये बोलो, ये सोचो, बैंक का मेन इनकम क्या होता है। अभी हम लोग पीएल स्टेटमेंट करेंगे, तो पीएल का मेन दो चीज, इनकम एक्सपेंस। तो इनकम में क्या क्या होगा, ठीक है। इनकम साइड नहीं, इनकम लिख देते हैं, ठीक है। तो बैंक का मेन इनकम किस तरह से हो सकता है, मेन इनकम क्या है बैंक का, बोलो। ये तो मैंने यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम जो दिखाया था वहां पर मेन इनकम दिखाया था। जो लोन वगैरह दे रहे हैं उसका इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट कहीं पर कर रखा है उससे जो भी आ रहा है, तो ये दो चीज हो गया मेन इनकम, ठीक है। अच्छा, तो इनकम में क्या क्या होगा, इनकम के हेड को कैसे लिखा गया है। सबसे पहले लिखा गया है इंटरेस्ट अर्नड, ये नाम दिया गया है, ठीक है। इंटरेस्ट अर्नड, ये देखो, इंटरेस्ट अर्नड ऐसे ही नाम दिया गया है। और दूसरा है अदर इनकम, क्योंकि ये मेन इनकम है तो बाकी चीजों को बोला गया है अदर इनकम, ठीक है। इंटरेस्ट अर्न, अब बैंक किस तरह से इंटरेस्ट अर्न कर सकती है, जो एडवांसेस दे रखा है उससे, ठीक है। कहीं पर अगर इन्वेस्ट कर रखा है बॉन्ड वगैरह में तो उससे, ठीक है। और बैलेंस विथ आरबीआई एंड अदर बैंक, ठीक है। अगर हम आरबीआई या फिर अदर बैंक में बैलेंस रखे रहे हैं तो वहां से भी इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। या फिर और क्या हो सकता है, अदर इंटरेस्ट, अगर और किसी तरह से हम लोग इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, मतलब बैंक अगर और किसी तरह से इंटरेस्ट अर्न कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे अदर इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये सारे तरीके से बैंक अपना इंटरेस्ट जो है वो अर्न कर सकता है, ठीक है। जैसे एडवांसेस में, जैसे कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट के ऊपर 10% 10.5% से लेके 11% होता है नॉर्मली, टर्म लोन का 12% 15%, ठीक है। बिल डिस्काउंटेड का बहुत हाई रेट पे इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा छोटा छोटा जो ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, जो मैंने अदर इनकम लिखवाया है ना, अदर इनकम मतलब कमीशन वगैरह, जो छोटा छोटा ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए भी बैंक अपना चार्जेस काटता है, ये देखो। अदर मतलब कमीशन के थ्रू से, ठीक है। कमीशन मतलब कैसे कमीशन ले सकता है बैंक, जैसे छोटा ट्रांजैक्शन है, जैसे कोई आरटीजीएस किया है, ठीक है। कोई डिमांड ड्राफ्ट, अगर हम लोग बैंक में जाके डीडी बनाते हैं तो बैंक अपना एक इंटरेस्ट ले लेता है, ठीक है, कमीशन ले लेता है। आरटीजीएस पे कमीशन ले लेता है, ठीक है। तो इस तरह से कमीशन इनकम बैंक का अदर इनकम हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, जैसे अगर हम लोगों को इंडिया के बाहर जाना है तो जहां पर जाएंगे वहां का करेंसी चाहिए होगा, वहां पर हमें कुछ खरीदना है, किसी भी तरह का पैसे का रिक्वायरमेंट होगा, तो इंडियन करेंसी तो चलने वाला है नहीं। तो हम लोग बैंक में, बैंक के थ्रू से क्या कर सकते हैं, करेंसी को एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो उसके लिए बैंक अपना एक जो इंटरेस्ट वगैरह है, मतलब कमीशन बोल सकते हैं उसे, कमीशन चार्ज जो है
वो काट सकता है, तो उसको ब्रोकरेज बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, उसको हम लोग ब्रोकरेज बोलते हैं, तब बैंक ब्रोकर का काम करता है, ठीक है। और कमीशन कैसे कमाता है? डिमांड ड्राफ्ट पे, डिमांड ड्राफ्ट पे कमीशन कमाता है। अगर कभी भी बैंक में जाके ड्राफ्ट करोगे तो बैंक अपना एक छोटा सा चार्जेस ले लेता है। या फिर बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, अगर हम लोग बैंक में अपना बिल, हमारे पास 5-7 बिल है, हम लोग बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिए, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है बैंक के लिए कि जब टाइम आएगा तो आप मेरे बिहाफ में ये जो पैसा है बिल्स का ये कलेक्ट कर लीजिएगा। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अगर किया हुआ है, बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो बैंक ऐसे ही नहीं करके देगा, बैंक अपना कमीशन चार्जेस जो है वो ले लेगा कस्टमर से, ठीक है। तो ये इनकम हो गया। ये देखो इंटरेस्ट अर्न और अदर इनकम, मैंने बोला कैसे कैसे होगा इंटरेस्ट अर्न और अदर इनकम। अच्छा, आफ्टर दैट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा देखो। अच्छा, एक्सपेंसेस में भी इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि बैंक जो कहीं पर मतलब जब हम लोग बैंक में एफडी कर रहे हैं या फिर सेविंग्स अकाउंट में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बैंक का ये एक्सपेंसेस होगा तो इंटरेस्ट, इसको बोला जाता है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। ये देखो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड मतलब जो एक्सपेंड करना पड़ेगा, इसीलिए एक्सपेंडेड, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। अब इंटरेस्ट किस पे देना पड़ता है? नॉर्मली किसी भी तरह का डिपॉजिट्स है, बहुत तरह का डिपॉजिट होता है, मैंने बोला वो डिपॉजिट्स पे, या फिर बैंक ने अगर किसी दूसरे बैंक से या आरबीआई से बोरो किया है तो बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या एक्सपेंस हो सकता है? बैंक क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे चलाने के लिए डे टू डे का एक्टिविटीज होगा, फंक्शनल एक्टिविटी, जिसको ऑपरेशनल एक्टिविटी बोल सकते हैं। तो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस मतलब जैसे रेंट, अगर किसी भी तरह का रेंट लग रहा है तो रेंट, ठीक है। और क्या हो सकता है? जैसे रेंट हो गया, प्रिंटिंग पोस्टेज, ठीक है, प्रिंटिंग पोस्टेज का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, छोटा मोटा जितने तरह का खर्चा हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, अगर कोई जनरेटर वगैरह लगा हुआ है तो बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पावर का खर्चा, ठीक है। टी, रिफ्रेशमेंट, ये सब हो जाएगा। एसेट वगैरह यूज कर रहे हैं तो उस पे डेप्रिसिएशन, सैलरी, जो एम्प्लॉय लोग काम कर रहे हैं उनका सैलरीज, ठीक है। तो ये सब हो जाता है ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में, ठीक है। बैंक को ऑपरेट करने के लिए जो भी खर्चा होगा उसे हम लोग बोलेंगे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। ये देखो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, और लास्ट में है प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज। जैसे कि पीबीडीडी, जैसे हम लोग डेटर पे क्रिएट करते थे ना, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, पीबीडीडी। लेकिन कितना करना पड़ेगा ये, लेकिन अपने मन से नहीं कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आरबीआई, ठीक है। जो भी कंटिजेंसीज या प्रोविजंस क्रिएट करना है अगेंस्ट डेटर, बैंक का डेटर कौन है? जिनसे बैंक को इंटरेस्ट वगैरह मिलने वाला था, जिनको लोन वोन दे रखा था, ठीक है, उनका, वो अगर पैसा नहीं देते हैं या फिर डाउटफुल होता है, बैंक के केस में भी डाउटफुल होता है, ठीक है। बहुत सारा ऐसे केसेस तुम लोगों ने देखा होगा, ठीक है, जैसे विजय माल्या का जो किंगफिशर कंपनी था, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब मतलब बैड डेप्ट है, ठीक है। तो प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज ये अगर हम लोगों को क्रिएट करना है तो अपने मन से बैंक क्रिएट नहीं कर सकता है, बैंक को तो रेगुलेट आरबीआई करता है। तो आरबीआई ने अपना रूल्स बता रखा है कि किस तरह से प्रोविजंस करना है, कौन से मतलब डेटर पे कितना परसेंट करना है, उसका कैटेगरी वाइज डिवीजन कर रखा है। तो हम लोग को वो रेट वगैरह पता होगा तभी हम लोग कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल हमारा जो पीएल का फॉर्मेट है वो भी हम लोगों ने रेडी कर लिया, इनकम एक्सपेंसेस मेन, और इनकम में क्या क्या होगा, जो इंटरेस्ट पब्लिक ने लोन वगैरह लिया है, या फिर अब कहीं पर हम लोगों ने इन्वेस्ट, मतलब बैंक ने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, कोई बैलेंस आरबीआई के साथ रख रखा है तो वहां से इंटरेस्ट, या फिर अदर इनकम में बैंक जब कमीशन वगैरह ले लेता है कुछ डिमांड ड्राफ्ट के लिए, बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए, ठीक है।
एक्सचेंज ब्रोकरेज, ये सब के लिए तो ये हो जाएगा। और ये एक्सपेंसेस, अब देखो फॉर्मेट जो है उसको हम लिख के दिखा देते हैं किस तरह से फॉर्मेट जो है बना हुआ है। तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर्मेट ऑफ पीएल। ये फॉर्म बी के हिसाब से है। देखो ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो ये तुम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है। देखो आ ही सकता है, जैसे ये फॉर्म ए के हिसाब से था। कहाँ पर लिखा था मैंने? ये देखो फॉर्म ए के हिसाब से था, तो ये जो फॉर्मेट है ना ये फॉर्म बी के हिसाब से है। फॉर्म बी, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ पीएल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च। वैसे ही लिखना चाहिए इस तरह से 31 मार्च डॉट डॉट यहाँ पर, यानी ईयर, ईयर जो होगा वो लिखना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर लिखेंगे शेड्यूल ईयर एंडेड एज ऑन 31 मार्च डॉट डॉट, जो ईयर होगा एक करंट ईयर का हम लोग बनाएंगे पहला, और दूसरा बनता है प्रीवियस ईयर का। तो ईयर एंडेड एज ऑन 31 मार्च, जो प्रीवियस ईयर होगा, और ये प्रीवियस ईयर के लिए मैंने लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर शेड्यूल। अच्छा अब हम लोग क्या बना रहे हैं? पीएल का फॉर्मेट बना रहे हैं। शेड्यूल का रूल्स देखो, यहाँ पर जो बैंकिंग कंपनी का जो फॉर्मेट बना हुआ है उसमें बैलेंस शीट से पहला शेड्यूल स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5, जिसको हम लोग चेंज भी नहीं कर सकते, और ये अप टू 12 तक जाता है, ठीक है। ये अप टू 12 तक जाता है। उसके बाद पीएल का स्टेटमेंट बनेगा जो कि 13 से स्टार्ट होगा, और हम लोग इसको अपने मन से 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते कि वहां पर 1 तक कर लिया, यहाँ पर फिर से 1 2 3 4, नहीं चलेगा। जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इनकम, क्या इनकम कमाता है बैंक, ठीक है। तो इसका शेड्यूल नंबर क्योंकि वहां पर 12 पे खत्म हुआ था, तो यहाँ से स्टार्टिंग 13 में हो जाएगा, ठीक है। 13 14 दो है, हम लोगों ने पहले ही देखा दो। एक तो नाम पता है इंटरेस्ट, बैंक का मेन अर्निंग होता है, दूसरा हो जाएगा अदर इनकम। तो पहला इंटरेस्ट और अदर इनकम, ठीक है। अब ये शेड्यूल किस काम पे लगता है? जैसे तुम लोग नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हो ना, जैसे शेयर कैपिटल उसका नोट्स बनाया, उसके अंडर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसको हम लोग बैलेंस शीट में नहीं लिख सकते। पहले तो बैलेंस शीट में प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन जब से नया फॉर्मेट आ गया बैलेंस शीट में नहीं प्रेजेंट होता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना कॉल्ड अप, कितना पेड अप, कितना बाकी है, सबका एक नोट्स बनाते हैं, फिर उसका टोटल को ले जाके वहां पर लिख देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग सैटरडे वाले क्लास में कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन, वहां पर जब बैलेंस शीट बना रहे तो तुम लोग देख सकते हो। यहाँ पर भी वैसे ही होगा। जैसे कैपिटल, तो कैपिटल कहाँ से आया है? शेयर कैपिटल, कौन सा शेयर कैपिटल इशू करके आया है? रिजर्व सरप्लस, क्या क्या रिजर्व सरप्लस है उसके लिए शेड्यूल बना हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें उतना डिटेल्स का जरूरत नहीं होगा। डिपॉजिट, कितने तरह का डिपॉजिट है? टर्म डिपॉजिट है या फिक्स डिपॉजिट है, रेकरिंग है, लेकिन मैंने सारा नाम ही तुम लोग को बताया ताकि तुम लोग को पता हो कि बैंक में क्या क्या होता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर अदर इनकम, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट इनकम में तो हमें पता है जो भी हम लोगों ने डिपॉजिट वगैरह मतलब कहीं पर किया है, आरबीआई में हो, अदर बैंक में हो, किसी को लोन वगैरह दिया है, तो उसका इंटरेस्ट या किसी भी तरह से जो इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। और ये अदर इनकम, अदर इनकम में कमीशन, ब्रोकरेज, ये सब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये टोटल, ये हो गया इनकम। नेक्स्ट हेड हो जाएगा ऐसे टू दे के एक्सपेंसेस, इसको यहाँ पर बोला जाएगा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ जाएगा? पहला आ जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, जो मैंने यहाँ पर देखो लिख के ऑलरेडी दिखा, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज, जस्ट यही लाइन बाय लाइन हो जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, तो ये 14 है, तो ये 15 नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, ये 60 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज,
प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज, ये 70 नहीं, इसका नंबर नहीं होता है शायद, एक मिनट देख लेते हैं, हम भूल गए, नहीं इसका नंबर नहीं होगा। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड ऑफ ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिया हुआ, एक्चुअली इसका नंबर नहीं होगा, ठीक है, ये यहाँ पर रहेगा ऐसे, टोटल हो जाएगा एक्सपेंसेस का टोटल। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का नंबर होगा, प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज का नंबर नहीं होगा। यहाँ पर प्रिंट करते हुए थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, ठीक है, इंटरेस्ट का ये आगे जाएगा 15-16, ये वाला ब्लैंक रहेगा, ठीक है। अब हमें इनकम पता चल गया, एक्सपेंसेस पता चल गया, इनकम एक्सपेंसेस के बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट, ठीक है। मेरा इनकम इतना हुआ है, सही बात है, लेकिन खर्चा भी तो है, खर्चा माइनस करेंगे तभी तो जाके हमें नेट प्रॉफिट पता चलेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। अच्छा, ये नेट, ये क्या आ रहा है, एक्चुअली हमारा पैट आ रहा है, पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट पीएल, ये देखो नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। और ये यहाँ पर नेट आ गया, और प्रीवियस ईयर का अगर कोई प्रॉफिट या लॉस है वो हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करेंगे, ऐड पीएल, मतलब प्रॉफिट या लॉस जो भी है ब्रॉट फॉरवर्ड, मतलब ओपनिंग में अगर कोई प्रॉफिट है तो उसको हम लोग इस साल ऐड कर देंगे। जैसे ये 2022 है, 2021 का जो प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐड होने के बाद फिर से एक टोटल बनेगा। तो ये फॉर्मेट तुम लोग थोड़ा याद रखो, क्योंकि पीएल से क्वेश्चन आ जाता है, पीएल का फॉर्मेट का, बट ये फॉर्मेट का क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, एसेट लाइबिलिटी का, लाइबिलिटी एसेट का जो है, ठीक है, ये वाला कभी कभी पूछ लेता है, पीएल का फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, फिर नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ नंबर पे आएगा, ये देखो 1 2 3, ठीक है, क्या इनकम किया, क्या एक्सपेंसेस हुआ, नेट क्या हो गया। अब इसके बाद जो भी एप्रोप्रिएशन है उसके लिए पॉइंट नंबर 4 होता है, ठीक है, पॉइंट नंबर 4 का हेडिंग होगा एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशंस का मतलब होता है वही जिससे हम लोग रिजर्व वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, कुछ अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, कुछ डिविडेंड के लिए रख दिया, ठीक है, इस तरह का। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या क्या एप्रोप्रिएशंस हो सकता है, देखो, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व का मतलब होता है ऐसा रिजर्व जो कि क्रिएट करना ही पड़ेगा, मतलब स्टैट्यूट है, रूल्स है, लॉ है, करना ही पड़ेगा कि प्रॉफिट का इतना हिस्सा इस रिजर्व में डालना है, पर्टिकुलर इस रिजर्व में डालना ही डालना है, दैट इज स्टैट्यूटरी रिजर्व। और क्या हो सकता है, ट्रांसफर टू अदर रिजर्व, और किसी तरह का अगर हम लोग रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं जो कि स्टैट्यूटरी नहीं है, और ट्रांसफर टू गवर्नमेंट और प्रोपोज्ड डिविडेंड्स। डिविडेंड्स के लिए अगर हम लोगों ने कुछ प्रोपोज डिविडेंड बोल रखा है तो वो प्रॉफिट का उतना हिस्सा हटा के रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो अमाउंट बनेगा उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, ये जो अमाउंट एप्रोप्रिएशन के बाद बनेगा उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस शीट में, क्योंकि पता है प्रॉफिट बैलेंस शीट में ही ट्रांसफर होता है कैपिटल में, तो इसमें लिखेंगे बैलेंस शीट में वो चला जाएगा रिजर्व सरप्लस में, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड ओवर टू बैलेंस शीट। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पर लिखेंगे टोटल, ठीक है, ये टोटल हो गया, ये पीएल का स्टेटमेंट बन गया जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि मतलब एग्जाम के लिए तो बैलेंस शीट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये देखो यहाँ पर 13 से होगा, ये चीज याद रखना है, ये जो शेड्यूल नंबर है ये 13 से होगा, इसको भूलना नहीं है, हम लोग 1 2 3 कर देंगे गलत हो जाएगा, 13 14 15 16 यहाँ पर इस तरह से याद रख सकते, वो कैन रामू धोबी वाला, ठीक है, ये वाला बाई ऑरेंजेस, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 5, यहाँ पर 5, ये 5 हेड्स है, इस तरह से याद रख सकते हैं हम लोग। लाइबिलिटी साइड में 5 हेड है, ठीक है, और एसेट साइड में 1 2 3 4 5 5 5 10 हेड्स है, नहीं 5 कहाँ, यहाँ 11 हो गया, 1 2 3 4 5 5, तो यहाँ पर
1 2 3 4 5 और ये 6 अदर एसेट। अच्छा, CBI, ओ सॉरी एक गलती हुआ मेरे से, ये देखो CBI ए फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इस तरह से याद रखने के लिए, नॉट फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये देखो मतलब ये CBI ए लिखना भूल गए हम, तो इसको ए CBI ए इस तरह से रीड कर सकते हैं, एडवांसेस, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 6, तो इधर 6 और इधर 5, ये नाम से याद रख सकते हो। तो इधर 11 हो गया, तो यहाँ पर 12 से स्टार्ट होगा, 12 नहीं 13 से, क्योंकि यहाँ पर एक कंटिजेंसीज वाला है। तो यहाँ पर 12 और यहाँ 13 से स्टार्ट होगा। थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही 2-3 बार गो थ्रू करोगे याद हो जाएगा कि कितने से हमें यहाँ पर स्टार्ट करना है। तो 13 14 15 16 इस तरह से। तो ये बेसिक जो भी प्रोफॉर्मा था मेन वो हम लोगों ने किया, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग करेंगे इंटरेस्ट ऑन एडवांस, जो कि बैंक के लिए इनकम है। इस पे क्वेश्चन करेंगे, देखो इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। एडवांस यानी बैंक अगर लोन वगैरह दे रहा है तो उससे वो इंटरेस्ट कमाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये बैंक के लिए इनकम है, इनकम फॉर ए बैंक। तो इनकम यानी कस्टमर से जो पैसा, बैंक तो वैसे कोई सेल वेल करता है नहीं कि प्रोडक्ट बेचता है, नहीं, ये तो अपना सर्विस बेचता है, ठीक है। ये हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है, एक अच्छा खासा पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है ये प्रोवाइड करता है। हम लोग अपना पेमेंट जो है बैंक के थ्रू से बहुत ही अच्छे तरीके से सेटल डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इनकम है ये इंटरेस्ट के थ्रू से होता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन नॉर्मल एडवांसेस और इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल एडवांसेस। मतलब बैंक जो इंटरेस्ट कमा रहा है वो एडवांस के लिए कमा रहा है, किसी को एडवांस दिया है। एडवांस कितने तरह का होता है वो मैंने पहले ही बता दिया था। ये देखो एडवांस कितने तरह का हो सकता है, टर्म लोन, CC लिमिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिमांड लोन, बिल्स डिस्काउंटेड। अब इन सब लोगों को पैसा इंटरेस्ट के तौर पे बैंक को देना चाहिए, ठीक है। लेकिन सबको ही देगा ऐसा जरूरी तो नहीं है, ठीक है। कुछ डाउटफुल लोग भी होंगे, जो डाउटफुल होंगे उसका एक कैटेगरी बना लिया, इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल एडवांस। और जिन जो नॉर्मल है, मतलब जो पैसा दे देंगे, उनके लिए हम लोग लिख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन नॉर्मल एडवांस, ठीक है। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये देखो, जिनका नॉर्मल एडवांस है, मतलब जो पैसा देंगे ऐसा हमें पता है, जिन पे डाउट नहीं है, उनका हम लोग करेंगे ऑन एक्रूअल बेसिस, उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे एक्रूअल बेसिस। और जिन पे डाउट है उनका करेंगे ऑन कैश बेसिस। तो इस पे क्वेश्चंस आता है, ये देखो, और ये देखो यहाँ से भी तुम लोग देख सकते हो। यहाँ पर मैंने तो अपने हिसाब से लिखवाया है, ये कैप रिजर्व सरप्लस में क्या क्या आ सकता है। ये देखो कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रेवेन्यू, अदर। तो ये तुम लोग एक बार रीड कर सकते हो अपने मैथ से। डिपॉजिट्स में क्या क्या आ जाएगा, सेविंग्स, टर्म डिपॉजिट, ये देखो बोरोइंग में ये सब आ जाएगा, अदर इंस्टीट्यूशन, RBI, ये सब मैंने लिखवाया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर और भी डिटेल्स है, तुम लोग को और भी डिटेल्स जानना है तो जान सकते हो, यहाँ से पढ़ के देख सकते हो कैसा कैसा होगा। यहाँ से हम लोग चले जाते हैं इलास्ट्रेशन 6 में, ठीक है। इलास्ट्रेशन 6, ये कौन सा है, इलास्ट्रेशन 1 है। 4 5 6, हाँ ये देखो, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखो अंडर कैश बेसिस और नॉन कैश, ये देखो ये वाला पॉइंट एक बार बता देते हैं। आरबीआई प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स। तो आरबीआई का जो अकाउंटिंग नॉर्म्स है बैंक के लिए, उसमें क्या बोला गया है, जस्ट टू कंट्रोल द लेंडिंग एक्टिविटीज। जो हम लोग लेंड मतलब जो बोरो
करने के लिए दे रहे हैं, जो लोन पे पैसा दे रहे हैं, उसे हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमिटी वाज एक्सेप्टेड बाय आरबीआई, ठीक है। एज पर द रिकमेंडेशन आरबीआई प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स आर, तो कुछ कमिटी था, उसके हिसाब से उन्होंने जो रूल्स निकाला उसमें क्या था, देखो, रिकॉग्निशन ऑफ इनकम, इनकम को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, बैंकिंग इनकम को कैसे रिकॉग्नाइज करना है वो बताया गया है, उसका नॉर्म्स हमें फॉलो करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट, ठीक है, नॉर्मली दो तरह का एसेट में क्लासिफाई किया जाता है, परफॉर्मिंग एसेट और नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। परफॉर्मिंग मतलब जो लोग पैसा दे देगा, नॉन परफॉर्मिंग मतलब जिन पे डाउट है, जो पैसा नहीं देगा। ये सब डिटेल्स में करेंगे अभी हम लोग। प्रोविजंस फॉर लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस पे अगर प्रोविजन क्रिएट करना है तो कितना करना है, ठीक है। तो रिकॉग्निशन ऑफ इनकम देखो क्या दिया हुआ है, एज पर आरबीआई नॉर्म्स एवरी बैंक मस्ट रिकॉग्नाइज इट्स इनकम, सारे बैंक को अपना इनकम रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब किस तरह से करना पड़ेगा, कैश बेसिस पे कर सकता है, एक्रूअल बेसिस पे कर सकता है। अभी मैंने यही वाला पॉइंट मेरे हिसाब से यहाँ पर लिखवाया है, ये तो इनकम है, इनकम को कैसे रिकॉग्नाइज करता है बैंक, ये पॉइंट क्या है, हाउ बैंक रिकॉग्नाइज इट्स इनकम, ठीक है। यही वाले पॉइंट को हम लोग डील कर रहे हैं कि बैंक अपना इनकम कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। तो बैंक का मेन इनकम इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, अगर इंटरेस्ट जिनसे मिलने वाला है वो अगर इंटरेस्ट जो मिलने वाला है वो अगर नॉर्मल लोग हैं, मतलब जो पैसा दे देते हैं, तो एक्रूअल बेसिस पे करेंगे, लेकिन जिनसे नहीं मिलता है उनका कैश बेसिस पे करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, कैश बेसिस पे जिनका होगा उनको हम लोग बोलेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब डाउट है पैसा देंगे नहीं देंगे, तो जब देंगे, मतलब मान लो मेरा ऐसा कोई मतलब बैंक का ऐसा कोई कस्टमर है जो लोन वोन तो लिया है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोन जो है वो डिफॉल्ट कर, मतलब वो देता ही नहीं है पैसा, ठीक है। तो फिर अब नेक्स्ट लोन लेगा या फिर नेक्स्ट, मतलब उसका जो पेमेंट है वो अगर टाइम पे नहीं है तो हमें उन पे डाउट होगा, ठीक है। तो एक मान लो टर्म लोन लिया हुआ है 4-5 साल का, पहले साल तो ठीक से दिया, दूसरे साल बहुत गड़बड़ कर दिया, ठीक है। तो इसमें हम लोग उसको क्या मान लेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। लेकिन अगर कोई अपना मान लो फर्स्ट ईयर अच्छा दिया था, सेकेंड ईयर जो है थोड़ा गड़बड़ कर दिया, फिर थर्ड ईयर से फिर से ठीक कर रहा है, ठीक है, फोर्थ ईयर भी फिर से ठीक कर रहा है, तो वो नॉन परफॉर्मिंग से परफॉर्मिंग बन सकता है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन पॉसिबल है कि कोई पहले परफॉर्मिंग एसेट था बैंक के लिए, बीच में नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, फिर से सही से सारा चीज कर रहा है तो वो परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन पॉसिबल है, हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि एक बार एक जन पे डाउट हो गया तो दूसरे बार बिलीव नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग कन्वर्जन जो है वो बैंकिंग के केस में पॉसिबल होता है, ठीक है। अब देखो, जिन जो नॉन परफॉर्मिंग हो जाएगा उनका कैश बेसिस पे रिकॉर्डिंग करेंगे, जिनका परफॉर्मिंग रहेगा उनको एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा है, देखो। इलस्ट्रेशन 6, given below are details of interest on advances of commercial bank as on 31st of March 2013, करोड़ में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये डिटेल्स दिया हुआ है, इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, तो परफॉर्मिंग एसेट का लिस्ट है कुछ, और ये देखो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का लिस्ट है। तो परफॉर्मिंग एसेट में टर्म लोन से इंटरेस्ट मिलेगा, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट से मिलेगा। तो देखो, हमें टर्म्स जो है पूरा पता होना चाहिए, तभी समझ में आएगा टर्म लोन मतलब क्या होता है, कैश क्रेडिट मतलब क्या होता है। बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड, और नॉन परफॉर्मिंग में टर्म लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट और बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड, सेम चीज ही दिया हुआ है। लेकिन रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, क्या बोला है, फाइंड आउट द इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2013। तो बैंक अपना इनकम कितना दिखाए कि 31st March 2013 में बैंक का इनकम कितना हुआ है, वो बैंक कैसे दिखाए। तो देखो कैसे होगा, इलस्ट्रेशन 6। तो ये देखो कैसे लिखना पड़ेगा, एज पर आरबीआई सर्कुलर इंटरेस्ट ऑन नॉन परफॉर्मिंग एसेट आर कंसीडर्ड ऑन कैश बेसिस, वेयर एज इंटरेस्ट ऑन परफॉर्मिंग एसेट आर कंसीडर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। तो ये हमें भी लिख लेना चाहिए, एज पर आरबीआई सर्कुलर परफॉर्मिंग एसेट्स, पीए लिख दिया मैंने, परफॉर्मिंग एसेट्स आर परफॉर्मिंग एसेट्स आर कंसीडर्ड एज कैश बेसिस, सॉरी, परफॉर्मिंग जो है उनको एक्रूअल, ठीक है, accrual basis, and for non performing asset considered
कैश बेसिस, ठीक है, कैश बेसिस पे उनका रिकॉर्डिंग हम लोगों को करना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट हमें नोट डाउन कर लेना चाहिए कि किस तरह से हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे स्टेटमेंट रिकॉग्नाइज इनकम, स्टेटमेंट शोइंग रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इनकम, स्टेटमेंट showing recognition of income। तो फॉर्मेट हम थोड़ा सा देख के ही कर ले रहे हैं, मुझे फॉर्मेट याद नहीं है। पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, ठीक है। तो फॉर्मेट तो हम यहाँ से देख के बता देंगे किस तरह से। फॉर्मेट वैसा कुछ नहीं है, मतलब प्रेजेंटेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बार आंसर बता सकते हो तुम लोग, देखो आंसर क्या क्या होगा। तो ये देखो परफॉर्मिंग एसेट है, तो टर्म लोन पे इंटरेस्ट अर्न होना है 240, लेकिन रिसीव हुआ है 160। 240 मिलना चाहिए था, 160 अभी तक मिला हुआ है, लेकिन ये परफॉर्मिंग एसेट है। तो इसका कौन सा लेना चाहिए हम लोगों को, जो जितना पैसा मिलेगा वो, या जितना मिला है वो लेना चाहिए, बताओ। अगर कोई परफॉर्मिंग एसेट है तो उससे क्रूअल इंटरेस्ट अर्न, बेसिस पे हाँ, तो फिर कौन सा लेंगे, तो 240 जितना या मिलने 1, वाला है यानी 240। 240। तो ये एक हो गया 240। दूसरा बताओ कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, हम लोग परफॉर्मिंग वाला पढ़ रहे हैं, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, इसका भी कौन सा लेंगे फिर, 1500, 1500। ठीक है। बिल्स परचेस एंड डिस्काउंटेड, इसका भी कितना लेंगे, 300। ये पूरा कॉलम ही आ जाएगा, ठीक है। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है तो उस पे ये कॉलम आ जाएगा, है ना। नॉन परफॉर्मिंग मतलब जो पैसा देगा नहीं देगा डाउट है, तो फिर कितना मिलेगा उससे बड़ा बात नहीं, अभी तक कितना मिला है उसी पे हमें खुश होना चाहिए। तो 10, 24 और 40। अब टोटल करके देखो कितना होता है, फिर हम लोग फॉर्मेट वाइज कर लेंगे। अगर एमसीक्यू आएगा तो बस इतना सही करना पड़ेगा, तो टोटल देखना पड़ेगा कितना हो रहा है, देखते हैं। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मोबाइल पे करते हैं। 240, मैम 1500, 2140। 2000, 2114। 114। चलो चेक करते हैं आंसर क्या है, 2114। हाँ ये देखो 2114, लेकिन जिस तरह से किया हुआ है, अगर हमें लिख के करना हो तो प्रेजेंटेशन ठीक ठाक होना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन दिखा देते कैसे होगा, ठीक है। तो ये देखो सिंपल है, इसी का 5 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे बस देखना है हमें, परफॉर्मिंग कौन सा है, नॉन परफॉर्मिंग कौन सा है। तो फॉर्मेट के हिसाब से कैसे होगा, हम लोग देखेंगे कितने तरह का अर्निंग है। सबसे है इंटरेस्ट, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, तो यहाँ पर लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन। पहला अर्निंग का नाम यही दिया हुआ है, चाहे वो परफॉर्मिंग देख लो नॉन परफॉर्मिंग। इसमें दो पार्ट करेंगे, परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, पीए और एनपीए, ठीक है। पीए और एनपीए, तुम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जब बैंक का कुछ भी डिटेल्स आता है पेपर वगैरह में तो देख सकते हो कितना ज्यादा हो जाता है, इसके वजह से बैंक जो है वो लॉस में जाता है, ठीक है। तो परफॉर्मिंग एसेट और नॉन परफॉर्मिंग तो यहाँ पर 240 है टर्म लोन का, परफॉर्मिंग एसेट का लेंगे 240, और नॉन परफॉर्मिंग का लेंगे टर्म लोन का 10, ठीक है। ये हो गया 10, तो टोटल हो गया 250। आउटर कॉलम में लिख दिया। पहला हो गया इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, उसके बाद है कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। दूसरा जो है कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, इसका भी 2 पॉइंट हो जाएगा, परफॉर्मिंग वाले लोग, नॉन परफॉर्मिंग वाले लोग। तो कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट का परफॉर्मिंग जो है 1500, नॉन परफॉर्मिंग 24, तो 1500 और 24, तो 1524। और लास्ट इनकम है बिल्स परचेस एंड डिस्काउंटेड, तो यहाँ पर हो गया बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड। इसका भी 2 पार्ट, परफॉर्मिंग एसेट और नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो परफॉर्मिंग का 300, नॉन परफॉर्मिंग का 40, तो 300 और ये 40, तो 340। अब ये ऐड करने से उतना ही आ जाएगा जितना अभी देखा था हम लोगों ने, 2144, 2114 ऐसा, ठीक है, 2114। हाँ, इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड, ये क्या आ गया, बैंक को अपना इनकम इतना दिखाना चाहिए। ये कहां पर बोला गया है, आरबीआई ने अपने रूल्स में बता रखा है, इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड,
इतना इनकम दिखाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। ये देखो एक छोटा सा क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा कि बैंक को अपना इनकम कैसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए उसका, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट लिखवा देते हैं, देखो इसके रिगार्डिंग जो भी हम लोगों ने सीखा इसमें नोट करो। क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस एंड creation of PBDT, provision for bad and doubtful debt on advances, RBI prudential norm। जो अभी बुक में दिखाया है वही वाला हमें यहाँ पर लिखवा देते। कहाँ पर दिया हुआ है? आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म्स में बताया हुआ है किस तरह से बैंक को अपना जो एसेट है उसे क्लासिफाई करना चाहिए। तो क्लासिफाई दो तरह से हम लोगों ने देखा, नॉन परफॉर्मिंग और परफॉर्मिंग, ठीक है। अब उसका कैसे रिकॉग्नाइज होगा वो देखा। इसमें भी और पार्ट होता है, वो भी देखेंगे। पहले ये लिख लेते हैं। तो मेनली दो तरह से इनको अपना एसेट को क्लासिफाई करना चाहिए, परफॉर्मिंग एसेट, परफॉर्मिंग एडवांसेस, क्योंकि एडवांसेस ही तो बैंक के लिए उसका एसेट होता है, और नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस। अच्छा, परफॉर्मिंग एडवांसेस का मतलब क्या होता है? These advances generate timely income for बैंक। मतलब जो अच्छे कस्टमर होते हैं, अपना टाइमली पेमेंट वगैरह कर रहे हैं, एंड डज नॉट कैरी मोर देन नॉर्मल रिस्क फॉर नॉन पेमेंट। नॉन पेमेंट का ज्यादा रिस्क नहीं है। अब रिस्क हर एक चीज में होता है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसमें रिस्क नहीं है, ठीक है। इंसान का जिंदा रहना ही तो एक रिस्क है, क्योंकि मरना है सभी को, यही मतलब ट्रू है, ठीक है। हम लोग जिंदा है यही मतलब आश्चर्य है, हो सकता है अभी जिंदा है कल ना रहे, ठीक है, या फिर थोड़ी देर बाद ही ना रहे कोई, ठीक है। तो रिस्क तो हर चीज में है। तो ये नॉर्मल रिस्क का मतलब क्या है? नॉर्मल रिस्क का मतलब है एक कस्टमर अच्छा कस्टमर था, वो इसके पहले भी लोन लिया था, सही से इंटरेस्ट वगैरह पे कर दिया, लेकिन हो सकता है कि उसका कंडीशन ऐसा ही हुआ कि वो नहीं पे कर पाया, ठीक है, हो सकता है। तो ये तो नॉर्मल रिस्क है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो नॉर्मल रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन ऐसा कस्टमर जो जानबूझ के नहीं दे रहा है, उसके पास है नहीं उतना कैपेबिलिटी, फिर भी लोन वगैरह ले लिया है, पूरा पैसा जो है वो पूरा बर्बाद हो गया, मतलब बैंक की तरफ से देखो तो बर्बाद हो गया, उसको बैंक को कुछ भी रिटर्न नहीं मिला, तो वो ज्यादा रिस्क होता है। लेकिन हाँ, नॉर्मल रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। बाई चांस अगर कोई पर्सन का बिजनेस खराब हो गया, वो इंसॉल्वेंट वगैरह हो गया, तब तो बैंक उससे रिकवर नहीं कर सकता है, नॉर्मल रिस्क, ठीक है। नॉन पेमेंट का नॉर्मल रिस्क जो है, उसके अलावा अगर कोई हाई रिस्क नहीं होता है तो उन लोगों को हम लोग बोलेंगे परफॉर्मिंग एडवांसेस। और नॉन परफॉर्मिंग का मतलब एन एडवांसेस बिकम्स नॉन परफॉर्मिंग when the bank does not receive income from it for a certain पीरियड। मतलब लगातार किसी भी तरह का पेमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, लोन वगैरह ले लिया है, कुछ भी कभी भी इंटरेस्ट वगैरह भरता ही नहीं है, कुछ भी पेमेंट वगैरह करता ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब एक मतलब काफी टाइम चला गया, एक लॉन्ग पीरियड के लिए किसी भी तरह का अगर अर्निंग नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम लोग उसको बोलेंगे नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी कैटेगरी होता है, ठीक है। जैसे जो कि परफॉर्मिंग एडवांसेस है, इस तरह के मतलब जो लोग होते हैं उन मतलब बैंक के लिए जो एसेट होता है इस तरह का, उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड एसेट्स।
ठीक है। इस तरह का एसेट्स को बोला जाता है स्टैंडर्ड एसेट। और जो नॉन परफॉर्मिंग है उन पे भी कैटेगरी है, मतलब एकदम अचानक से किसी इंसान को हम लोग बहुत खराब इंसान नहीं बोल सकते, हम लोग ऐसे बोलते सोचा नहीं था ये ऐसा करेगा, पता नहीं क्यों ऐसा किया, ठीक है। तो मतलब खराब का भी स्टैंडर्ड बनाने के लिए बोला गया है आरबीआई की तरफ से। जैसे पहला देखो, अगर कोई अच्छा है तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड एसेट हो गया, ठीक है। अगर कोई थोड़ा सा बुरा हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे सब स्टैंडर्ड। अब ये कितना बुरा है, ठीक है, सब स्टैंडर्ड मतलब कितना होगा, कितना फिर प्रोविजन करना चाहिए, क्योंकि डाउटफुल है तभी तो सब स्टैंडर्ड बोल रहे हैं ना, मतलब इसका स्टैंडर्ड थोड़ा गिर गया है, सब स्टैंडर्ड हो चुका है, टाइम पे पेमेंट वगैरह नहीं करता है, सब स्टैंडर्ड एसेट। तो इस तरह के लोगों के लिए कितना प्रोविजन करना चाहिए, मतलब डेटर का भी तो वैसे ही होता था ना, जो अगर ज्यादा डाउटफुल है तो ज्यादा प्रोविजन करो। तो इसका रेट भी जो है वो आरबीआई ने बता रखा है, इसको भी हम लोग अपने मन से नहीं कर सकते, बैंक को आरबीआई का पूरा जो रूल्स है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो आरबीआई ने बोला जो नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस है उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड करो, एक सब स्टैंडर्ड और एक डाउटफुल, फिर नेक्स्ट डाउटफुल, ठीक है, और उसके बाद लॉस एसेट्स। ये 3 कैटेगरी में डिफाइन करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल और लॉस एसेट, ठीक है, इस तरह से लाइन बाय लाइन ही होता है। अच्छा, ये हो गया हमारा परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग का जो क्लासिफिकेशन, जो जिसके बेसिस पे हम लोगों ने अभी सम्स किया। लेकिन सम्स में हम लोगों ने क्या देखा कि किस तरह से, किस पैटर्न में जो है हमें करना चाहिए। यहाँ पर हम लोगों ने 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा, एक कैश बेसिस और एक एक्रूअल बेसिस, और यहाँ पर हम लोगों ने जस्ट इसका जो क्लासिफिकेशन है वो देखा, ठीक है। अच्छा, और एक पॉइंट जो है लिखवाते हैं, ठीक है, वो पॉइंट लिखवाना भूल गए हम। बैंक का और क्या सर्विस होता है ये जस्ट हम लोग एक बार अपने नॉलेज के लिए लिख सकते हैं। जैसे ये देखो, अभी हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे, बैंक का जो भी अकाउंटिंग वगैरह इतना ही कर रहे हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये सब सर के अलावा बैंक का जो भी मतलब पैसा डिपॉजिट लेना है, फिर पैसे को इन्वेस्ट करना है, मतलब मेन जो काम था ये वाला, यहाँ पर जो लिखा था मैंने, इसके अलावा बैंक का और क्या क्या काम होता है, मतलब बैंक और क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, उसका एक छोटा सा लिस्ट देख लो। बैंक का क्या क्या अदर सर्विसेज होता है, ये मुझे पहले लिखवाना चाहिए था लेकिन हम भूल गए। अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए बैंक। ये पैसा लेना, पैसा देना, इसके अलावा और क्या कर सकता है बैंक, जैसे कि बिल्स डिस्काउंट, बिल्स को डिस्काउंट करवाता है, बिल्स फॉर कलेक्शन, मतलब सर्विस क्या क्या प्रोवाइड करता है, इसलिए मैंने लिखा है सर्विस। ये बैंक का कोर बिजनेस नहीं है। बैंक का मेन बिजनेस क्या है, लोगों से पैसा लेना, दूसरे को फिर वो पैसा, किसी से पैसा लेके डिपॉजिट रखना और उसी पैसे को किसी और को उधार देना, ये मेन काम है। लेकिन सर्विस क्या क्या प्रोवाइड करता है इसके अलावा, बिल डिस्काउंटेड का काम करवा देता है, ठीक है, बिल्स फॉर कलेक्शन का काम करवा देता है, गारंटीज का काम करता है। अगर कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बैंक या फिर कोई लोन ले रहा है बड़ा, ठीक है, या फिर कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर लिया है हम लोगों ने, कोई कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेक कर लिया है, तो बैंक उसका गारंटर बन सकता है उस पेमेंट का, ठीक है। तो बैंक गारंटर का काम भी करता है। लेटर ऑफ क्रेडिट्स, ये भी बैंक इशू करता है। जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब, अगर मान लो हम लोगों ने किसी भी तरह का कोई फॉरेन क्रेडिट कर लिया, ठीक है, मतलब फॉरेन से कुछ खरीदा है, ठीक है। अब जो जिनसे खरीदा है, जो फॉरेन क्रेडिटर है, उन्होंने हमें कुछ क्रेडिट पीरियड अलाउड कर दिया कि 3 महीना 4 महीना बाद आप पैसा दे सकते हैं, ठीक है। तो फिर लेकिन वो ऐसे ही नहीं मानेगा, वो बोलेगा जाओ अपने बैंक से लिखवा के लाओ कि तुम्हारे भी आप में बैंक पैसा करेगा, मतलब तुम्हारा बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, मतलब तुम ऑथेंटिक पर्सन हो, इससे ये प्रूव हो जाता है कि अगर बैंक अपना लेटर ऑफ क्रेडिट दे देता है उस इंसान के बिहाफ में, तो उसके लिए वो इजी हो जाता है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर सकता है बैंक, ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज, बाई एंड सेल,
जैसे मैंने बोला अभी कि हम लोग अगर मान लो कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं या फिर कोई बिजनेस पर्पस में जाना चाहते हैं तो फिर उस देश का करेंसी का जरूरत होता है, तो फॉरेन एक्सचेंज का काम जो है वो बैंक के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अंडर राइटिंग का काम करता है, जिसका एक तुम लोग का पूरा चैप्टर ही है, ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर्स में। अंडर राइटिंग का मतलब होता है कि बैंक का तो बहुत अच्छा खासा क्लाइंट बेस्ड होता है, तो बैंक क्या कर सकता है, किसी भी कंपनी का शेयर जो है कंपनी बिकवाने के लिए ब्रोकर का सहारा लेती है, ठीक है। तो बैंक उस ब्रोकरी का काम कर सकता है कि बैंक उस कंपनी का जो शेयर है वो बिकवाने का काम करेगा, तो ब्रोकरी का काम कर सकता है, दैट इज अंडर राइटिंग, ठीक है, अंडर राइटिंग। और भी लिखवा देते हैं एक तो, और हो जाएगा बैंक जो है हर तरह का पेमेंट, ठीक है, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम में हेल्प करता है, ठीक है। हर तरह का पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है इसका सर्विस हमें बैंक प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये वाला हो जाएगा कि अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक क्या क्या हो सकता है, तो ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं ये पॉइंट क्या है, लिखवाएंगे नेक्स्ट दिन। इसके बाद हमें सीखना है स्लीप बेस्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, स्लिप बेस्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो कि बैंक फॉलो करता है, ठीक है। बैंक फॉलो करता है। अगर हम लोग बैंक में, अभी तो सब ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है, और कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा ही हम लोग ऑनलाइन ही प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। और बोला भी जा रहा है कि ऑनलाइन करो, जितना फिजिकली हम लोग मीट कम करेंगे उतना अच्छा है हम लोगों के लिए, क्योंकि बैंक में जाने से इतना भीड़ में लाइन दो, ठीक है। तो अगर ऑनलाइन आता है तो हम लोग ऑनलाइन ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था, अभी भी होता है, ऐसा नहीं कि सभी को ऑनलाइन आता है या हर जगह ऑनलाइन फैसिलिटीज हो, ऐसा जरूरी नहीं है, सब जगह तो नेट वगैरह का फैसिलिटी होता नहीं है। तो जहां पर बैंक में अभी भी मतलब फिजिकल काम तो होता ही है, लेकिन नॉर्मली पहले सब बहुत ज्यादा होता था, तब स्लिप बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम बैंक फॉलो करता था। मतलब अगर हमें बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है, डालना है, या फिर बैंक से पैसा निकालना है, ठीक है, दो ही काम के लिए पब्लिक जाती है बैंक में, या तो पैसा डिपॉजिट करने के लिए जाती है या तो पैसा विथड्रॉल करने के लिए जाती है, मेनली यही काम होता है। तो बैंक तब क्या करता था, एक स्लिप बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करता है। मतलब बैंक का स्लिप हम लोगों को एक लेना पड़ता है, एक विथड्रॉल स्लिप होता है अगर पैसा निकालना है, और अगर डिपॉजिट करना है तो पे इन स्लिप लेना पड़ता है, ठीक है। वो स्लिप का पूरा बना हुआ रहता है, ठीक है, वहां से हमें एक स्लिप फाड़ लेना पड़ता है, और जो हमें मतलब रिक्वायरमेंट है, पैसा जमा करना है तो पे स्लिप लो, और अगर विथड्रॉल करना है तो विथड्रॉल स्लिप लो। फिर उसमें अपना नाम भरना है, मतलब जो जिनका पैसा डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, वो अपना नाम भरेगा, या विथड्रॉल कर रहा है वो अपना नाम, जिस अकाउंट से होगा वो अकाउंट, उस दिन का डेट, ठीक है, अपना सिग्नेचर, जो भी रिक्वायरमेंट फील्ड होता है उसे फुलफिल करता है। फुलफिल करने के बाद काउंटर में जाके उस स्लिप को दे देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर पैसा डिपॉजिट करना है तो काउंटर में स्लिप विथ पैसा भी हमें देना पड़ेगा, अगर विथड्रॉल होगा तो वो देख के विथड्रॉल करके हमें पेमेंट कर देंगे, ठीक है, जितना हमें चाहिए। तो क्या करेगा, वो पहले चेक करेगा, टैली करेगा कि सच में ये अकाउंट नंबर जो है जिसका है वो सही है कि नहीं, ठीक है, और हमारे बैंक में ही सही में उनका अकाउंट खुला हुआ है कि नहीं, क्योंकि फ्रॉड भी तो हो सकता है। तो सारा मैच करने के बाद अगर मैच हो जाता है तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसा विथड्रॉल या डिपॉजिट जो पैटर्न है वो फुलफिल हो जाता है, ठीक है। और जो ये काम करता है काउंटर में बैठ के, जो अकाउंटेंट हो या जो भी ये काम कर रहा है, वो डायरेक्टली हमारा जो लेजर अकाउंट होता है बैंक के पास, उसमें डायरेक्टली उसको एंट्री कर देता है। तो जर्नल किए बिना ही लेजर में उसको एंट्री कर देता है, ताकि रियल टाइम में हमारा अकाउंटिंग इफेक्ट दिखने लगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले तो ये सब के लिए चेक यूज होता था, मतलब जल्दी ट्रांजैक्शन के लिए चेक यूज होता था, चेक में 2-3 दिन टाइम लग जाता था। फिर आ गया एनईएफटी, ठीक है, जो कि स्मॉल अमाउंट के लिए होता था, जिसमें 12 घंटा 24 घंटा लग जाता था अपडेट होने में। फिर आरटीजीएस आया जो कि बड़ा अमाउंट के लिए हो गया। अब तो मतलब इंस्टेंट रिफ्लेक्ट कर जाता है, अभी किसी ने ऑनलाइन पेमेंट किया जैसे कि यूपीआई के थ्रू से होता है, तो अभी का अभी पेमेंट जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो बैंक भी अपने सिस्टम को धीरे धीरे क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है, करना भी पड़ेगा, नहीं तो लोग दूसरे दूसरे ऑप्शंस को अवेल कर लेंगे। तो कंपटीशन है, अपने आप को रखना है, तो फिर बैंक को भी क्या करना पड़ेगा, अपना जो सिस्टम है उसको चेंज करते रहना पड़ेगा, मॉडिफाइड करते रहना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, बैंक का ऐसा एक सिस्टम है,
जर्नल से लेजर नहीं बनता है, डायरेक्टली लेजर में उसे रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है ताकि जितना जल्दी हो सके कस्टमर के अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट कर जाए, चाहे वो डिपॉजिट हो चाहे वो विथड्रॉल हो। इससे क्या होगा, अगर मान लो मुझे पैसे का जरूरत है, ठीक है, या फिर मान लो घर पे पैसे का जरूरत है, तो फिर अगर हम यहाँ से डिपॉजिट करते हैं, या फिर मुझे पैसे का जरूरत है, तो अगर घर से डिपॉजिट करता है तो हम यहाँ पर तुरंत जो है उसे विथड्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि रियल टाइम मतलब जस्ट ऑन दैट मोमेंट ही जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बैंक में जाके भी करेंगे तो रिफ्लेक्ट करेगा, अगर हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे वो तो करता ही है इंस्टेंटली, लेकिन बैंक में जाके भी करते हैं तो रिफ्लेक्ट कर जाता है, इसीलिए क्योंकि वो वहां पर क्या होता है डायरेक्टली लेजर में उसे जो है नोट डाउन कर लिया जाता है, उसके बाद उस लेजर से सब्सिडियरी बुक यानी जर्नल में ट्रांसफर किया जाता है। इस सिस्टम को बोला जाता है स्लिप बेस्ड सिस्टम। ठीक है, जहां पर जर्नल से लेजर नहीं, लेजर से जर्नल होता है। ठीक है, पहले लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाता है ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो, कस्टमर को जल्दी से उसका जो इफेक्ट है वो देखने को मिले और बहुत इजीली जो है विथड्रॉल वगैरह दूसरे जगह पे हो सके, कि मैंने यहाँ पर कोलकाता में डिपॉजिट कर दिया, मेरे घर पे गांव पे वहां पर क्या हो गया, तुरंत उनको पैसा मिल गया, वो पैसा जो है विथड्रॉल कर सकते हैं, या फिर घर से पैसा डिपॉजिट कर दिया, हम यहाँ पर चाहे तो इजीली विथड्रॉल कर सकते हैं, उसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है, सबसे पहले लेजर में ही रिफ्लेक्ट होता है, और उसके बाद जब बैंक बंद हो जाता है, जो भी अकाउंटेंट वगैरह रहते हैं वो देरी तक काम करते रहते हैं, उनका काम मेनली ये होता है कि जो लेजर में जो भी रिफ्लेक्ट हुआ है आज मतलब डे टू डे बेसिस पे हो जाता है, वो सारे सब्सिडियरी बुक्स में उसको एंट्री कर देते हैं। सब्सिडियरी बुक्स मतलब वही जो कैश बुक ये सब होता है। ठीक है, तो इसका मतलब सब्सिडियरी बुक्स तो नन अदर देन जर्नल होता है, तो उसके बाद जो है वो जर्नल में रिफ्लेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है स्लिप बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, और इससे क्या होगा, हमारा जो अपडेट है वो एक्यूरेटली होता है। ठीक है, और डिवीजन ऑफ वर्क रहता है, क्योंकि जो काम जो लेजर में रिफ्लेक्ट कर रहे थे उनका काम था लेजर में उसको दिखाना, फिर जो बाद में उसको जर्नल यानी सब्सिडियरी बुक में कर रहे हैं उनका काम अलग होता है। तो इससे क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क के वजह से स्मूथली जो है वो काम चलते रहता है और कस्टमर को अपना बेनिफिट मिलते जाता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है स्लिप बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। नॉर्मली 3 तरह का स्लिप होता है, एक तो मैंने बोला पे इन स्लिप जो कि डिपॉजिट करने के लिए है, विथड्रॉल जो विथड्रॉल करने के लिए, एक डॉकेट्स होता है। डॉकेट्स का मतलब है कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन भी होते हैं जिसके लिए कुछ स्लिप का जरूरत नहीं होता है, जैसे कि बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया। ठीक है, बैंक ने एटीएम कार्ड यूज करने के लिए दिया था, उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। ठीक है, इंटरेस्ट दे भी सकता है, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज भी कर सकता है, किसी और वजह से भी कर सकता है, तो इसके लिए हमें कोई स्लिप जो है उसका जरूरत नहीं होता है। ठीक है, हम लोग कोई टोकन स्लिप वगैरह जनरेट नहीं कर रहे हैं, अपने आप ही हो रहा है, इसको बोला जाता है डॉकेट सिस्टम। ठीक है, तो इंटरेस्ट गिवन इंटरेस्ट चार्ज जब ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है, ऑटोमेटेड सिस्टम में हो जाता है, हमें इसके लिए कोई भी अलग से स्लिप वगैरह भरना नहीं पड़ता है, बैंक ने इंटरेस्ट दिया स्लिप भरो, नहीं, जरूरी नहीं है। तो ये जो सिस्टम है इसको बोला जाता है डॉकेट सिस्टम। ठीक है, तो ये 3 तरह का स्लिप होता है, पे इन, विथड्रॉल और डॉकेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट दिन जो है इसका डिटेल्स लिख लेंगे, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं जस्ट इतना कि टाइप्स ऑफ स्लिप क्या क्या होता है, ताकि तुम लोग को याद रह जाए कि हम लोगों ने पढ़ा क्या था। टाइप ऑफ स्लिप यूज्ड इन बैंक बुक कीपिंग। एक हो गया पे इन यानी पैसा डिपॉजिट करने का, एक हो गया विथड्रॉल यानी पैसा निकालने का, और लास्ट हो गया डॉकेट्स जिसके लिए मतलब जो खुद ब खुद जनरेट होता है, हम लोग को जाके पर्टिकुलरली करने का जरूरत नहीं होता है। और नीड क्या है, नीड ऑफ स्लिप बेस्ड सिस्टम, इसका जरूरत क्यों हुआ, फास्ट इतना दुनिया है तो फास्ट फास्ट रहना बैंक को भी पड़ेगा, इसी वजह से ये किया गया था। तो अपडेटेड एक्यूरेट अकाउंट्स, जल्दी जल्दी अकाउंट जो है वो अपडेट हो जाए। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क, एक ही डिवीजन मतलब एक ही लोगों पे जो हर तरह का काम का प्रेशर ना हो, डिवीजन हो जाए, कोई जर्नल देख रहा है, कोई लेजर देख रहा है, ठीक है, फिर उसको रिकंसाइल करवा रहा है कोई, स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क।
तो ऑब्वियसली अगर हम लोग इतना साइंटिफिकली काम करेंगे तो जो वर्क का फ्लो है वो तो स्मूथली होगा ही, ठीक है। तो ये हो गया स्लिप बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम का। मैंने जस्ट जीस्ट जो है थोड़ा सा लिखवा दिया, क्या क्या तरह का स्लिप होता है और इसका बेनिफिट क्या है। अब ये किस तरह से होता है वो भी मैंने समझा है, नेक्स्ट दिन हम इसको लिखवा देंगे, ठीक है। तब तक तुम लोग का जो काम रहेगा, जो टास्क रहेगा, दैट इज कि तुम लोग इसको पूरा अच्छे तरीके से जैसे मैंने पढ़ने बोला है उसी पैटर्न में पढ़ो, ठीक है। तो फिर याद रह जाएगा कि किस तरह से बैंकिंग सिस्टम काम करता है, तभी जाके हम लोग अपना क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।